हेलो बच्चों लोग, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। और अगर आपको फॉरेक्स नहीं आता है, बिजनेस वैल्यूएशन नहीं आता है, एडवांस कैपिटल बजटिंग नहीं आता, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये चैप्टर यहाँ पे इट सेल्फ सिंगल चैप्टर के हिसाब से हम लोग करने जाएंगे और विदाउट फॉर्मूला विथ लॉजिक अच्छे से हम लोग सब सारी चीजें कवर कर लेंगे। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। यहाँ से करने के बाद आपको आप हीरो बन जाओगे चैप्टर में, इतना गारंटी है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो जैसे देखो, अगर आउटसाइड इंडिया वाला कोई यहाँ पे आके क्या कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर हम लोग बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस करने वाले, तो क्या बिजनेस करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। ठीक है, अब सर उसकी वो तो बिजनेस तो 1 साल का होता नहीं है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी होता है। यस सर, तो फॉरेन एक्सचेंज का भी आएगा। यस सर आएगा, तो उसको कैसे सर हैंडल करेंगे? देखो चलो, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, फेयर फॉरवर्ड रेट। सर ये तो निकालने आता है। अरे इजी वे में निकालने आता है। चलो एक बार चेक कर लो, आपको इस तरीके से आता है क्या? बहुत इजी में बता दूंगा। देखो विदाउट फॉर्मूला कर लेंगे अपन लोग। देखो आप समझ लो, $1 इज इक्वल टू ₹80 चल रहा है। ठीक है सर, फेयर फॉरवर्ड रेट का क्या यूज है? देखो बेटा, अगर 1 साल के बाद अगर कोई पैसा आपको आने वाला इंडिया में, ठीक है, 1 साल के बाद अगर कोई पैसा आने वाला इंडिया में, तो क्या वो रेट आज का ले सकते हैं? नहीं ले सकते, फ्यूचर वाला रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग को करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 साल के बाद तो हम लोग वायबिलिटी देख रहे हैं ना, कि प्रोजेक्ट वायबल है नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो 5-6 साल का अगर पैसा को खींचना हो, पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो आज का रेट से तो नहीं कर सकते, तो हम लोग को रेट दूसरा लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब $1 इक्वल टू 80 है, तो अब नेक्स्ट ईयर का रेट कैसे निकालेंगे? समझ लो, इंडिया में और यूएस में दो जगह अलग अलग इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। इंडिया में 8% चल रहा है एंड आपका यूएस में 7% इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, चलो इंडिया में 9% ले लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब इन्फ्लेशन रेट मतलब आज अगर ₹1 है, तो अगर उसमें 9% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो वो ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो $1 अगर आज है, तो यूएस में 1 साल के बाद $1 क्या हो जाएगा? 7% का आपका इन्फ्लेशन लग जाएगा। ठीक है, तो 7% इसमें ऐड कर दो, सिंपल सा। तो $1 आफ्टर 1 ईयर 1.07 हो जाएगा। यस सर, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब इंडिया में क्या होगा? इंडिया में 9% चल रहा है, तो 9% लगेगा, तो प्लस 9% कर दो, तो इंडिया में ₹80 आफ्टर आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 80 प्लस 9%, 87.2। तो अगर आफ्टर 1 ईयर अगर मैं कंपेयर करूं, तो $1.07 इज इक्वल टू 87.2। ठीक है, बट मुझे $1.07 नहीं, मुझे $1 कितना का वो चाहिए। ठीक है, तो आप निकाल लो। तो $1 कितना होगा? क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देयर फॉर $1 इज इक्वल टू 87.2 डिवाइड बाई 1.07, ये आ गया ₹81.49। ठीक है, तो ये आ गया आफ्टर 1 ईयर आपका फेयर फॉरवर्ड रेट, कि आफ्टर 1 ईयर $1 कितना होगा। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर $1 होगा 81.49। अभी कितना? 80। अब सर सेकेंड ईयर का रेट निकालना है, तो ये आफ्टर 1 ईयर का रेट है आपका, तो सेकेंड ईयर का रेट निकालना, तो ये आफ्टर 1 ईयर में और ऐड कर दो, सेम वैसे ही। इन्फ्लेशन कितना है? 9% ऑन 7%, 7% यूएस में, तो 1 प्लस 7%, ये तो वापस से 1.07 हो जाएगा। ठीक है, 1 ईयर के बाद जो रेट निकला है उसमें ऐड कर देना, और ये प्लस 9%, तो 81.49 प्लस 9% कर दो, 88.82। ठीक है, तो $1.07 इज 88.12 आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, बट हमको $1 चाहिए, तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 80 डिवाइड बाय 1.07, ये आपका आ जाएगा $1 इज इक्वल टू 83.01। ठीक है, रुपीस। ये आपका आ गया सेकेंड ईयर के बाद। तो सर अगर फर्स्ट ईयर का दिया हो और डायरेक्ट सेकेंड ईयर का निकालना हो, तो भी निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। क्या करो? $1 में 2 बार 7% ऐड करो, तो 1 प्लस 7% प्लस 7%, तो ये हो जाएगा $1.14 इज इक्वल टू, इसमें अब 2 बार 9% ऐड करो 80 में, 80 प्लस 9% प्लस 9%, ये हो जाएगा 95.048। अब करो $1 कितना होगा? क्रॉस क्वेश्चन में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 1.14, तो ये तो सेम आएगा 83.3, वही राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ आ रहा है। ठीक है, बाकी सेम 83.01, वही 83.37, तो यही आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 बार लगा दिए, तो आपका डेसिमल की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बाकी आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला ही है आपका, और कुछ नहीं है। आप कैसे निकालते थे? देखो आप क्या करते थे, अभी मैंने किया कैसे, देखो 87.2 इंटू 1 डिवाइड बाई ये किया ना, तो अब इसको मैं अगर लिखूं 87.2 डिवाइड बाई 1.07 डॉलर ये रुपीज, तो 87.2 बना कैसे? 80 प्लस 9% करके, नीचे वाला 1.07 के बना कैसे? 1 प्लस 7% करके। ये क्या होता था तुम्हारा स्पॉट रेट, प्लस 9% की क्या होता था? 1 प्लस IL, और ये क्या होता था? 1 प्लस IF,
तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला होता था फेयर फॉरवर्ड रेट का। तो सिंपल सी बात है, कोई चेंज इसमें अलग से कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, सिंपल हो गया। एक सेकंड, डन, ठीक है। अब फेयर फॉरवर्ड रेट निकालना तो आपको आ गया, ठीक है। अब एक और चीज हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, समझ लो कि 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का आपका इनफ्लो दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया 200 लैक्स, ये हो गया 210 लैक्स, ठीक है, ये 220 लैक्स, ये हो गया 300 लैक्स, और ये हो गया 350 लैक्स, ठीक है। अब समझ लो कि इन जो इनफ्लोज है, इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। समझ लो इन्फ्लेशन 10% था, तो इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो क्या हर साल इन्फ्लेशन होता है, बढ़ता है, मतलब इन्फ्लेशन लगेगा तो चीज़ों का वैल्यू जो है वो कैश इनफ्लो चेंज होना चाहिए? यस सर, चेंज होना चाहिए। तो अगर ये इन्फ्लो लेके अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं या फिर डिसीजन ले लूं एक्चुअल में, रियलिटी में, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं हो जाएगी? यस सर, गलत हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए इसमें? इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट लाना चाहिए? यस सर, लाना चाहिए। तो कैसे लाएंगे? देखो, जीरो, समझ लो इन्फ्लेशन एट द रेट 10% है, तो 200 जो है 0th ईयर में, उसमें तो कोई इन्फ्लेशन नहीं लगेगा, 0th ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 210, ये विदाउट इन्फ्लेशन है, तो आप क्या करोगे? इसमें आप क्या करोगे? इसमें प्लस 10% कर दोगे, ठीक है। इसमें प्लस 10% कर दो, तो ये हो जाएगा इन्फ्लेशन वाला विथ इन्फ्लेशन, एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 220। इसमें दिए दो सेकंड ईयर का अमाउंट है, इसमें 2 बार आपको इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा। ये थर्ड ईयर 300 है, ठीक है, तो उसके ऊपर 3 साल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब 300 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, तो ये आ जाएगा विथ इन्फ्लेशन वाला, ठीक है। ये अब सर इसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में? तो ये जो विदाउट इन्फ्लेशन आपको दिया हुआ था ना, तो इसको एक्चुअल में ये लोग क्वेश्चन में एग्जाम में बोले रहेंगे, इसको बोलते हैं रियल टर्म्स में क्वेश्चन, रियल टर्म्स में, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लोज है वो रियल टर्म्स में, बट इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो जो इन्फ्लो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल टर्म्स, ठीक है। तो कभी भी डिसीजन लेने से पहले आप ये देखो कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो जो इन्फ्लोज है वो आपका नॉमिनल टर्म्स में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करके आपको नॉमिनल टर्म्स में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सर कुछ समझा नहीं, अगर नहीं समझा टेंशन मत लो, समझ तो गया होगा, बट फिर भी अगर कुछ थोड़ी मोड़ी चीज रह गई होगी तो वो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो चीज पता चलने के बाद हम लोग क्वेश्चन करने लायक बन चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन कर सके, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। टीवाई के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले टीवाई के क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से। XYZ लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्स वेरी हाई क्वालिटी मॉडर्न फर्नीचर एंड सेल्स टू अ स्मॉल नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया एंड नेपाल। दोनों जगह पर वो क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, ठीक है। इट इज फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन। Recent studies on marketability of products have clearly indicated that the customers are now more interested in variety and choice rather than exclusivity and exceptional quality. Since the cost of quality wood in India is very high, the company is reviewing the proposal for import of woods in bulk from Nepalese supply, ठीक है। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है महंगा मिल रहा है अपने को वुड्स, तो नेपाल से मंगाते हैं, वहां से सस्ते मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। द एस्टिमेट ऑफ नेट इंडियन रुपीज एंड नेपालीज करेंसी कैश फ्लो इन नॉमिनल टर्म्स, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉमिनल टर्म्स में दिया है। तो अगर क्वेश्चन नॉमिनल टर्म्स में दिया होगा तो मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके दिया हुआ है, कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो जो भी दिया हुआ है। अगर ये रियल टर्म्स में होता तो क्या करते थे, अभी अभी हमने सीखा था कि उसके ऊपर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करते थे, उसको नॉमिनल टर्म्स में लेके आते थे, ठीक है, सिंपल। फॉर द दिस प्रपोजल इज शोन बिलो, बट यहाँ पे नहीं करना वैसा क्योंकि नॉमिनल टर्म्स में दिया हुआ है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, नेपाली करेंसी दिया हुआ है, नेट कैश फ्लो इन मिलियंस दिया हुआ है कि 0th ईयर में नेपाली करेंसी में 25 मिलियन का क्या होगा, तुम्हारा आउटफ्लो होगा। यहाँ पे देखो निगेटिव मतलब आउटफ्लो होगा। फर्स्ट ईयर में 2.6 मिलियन आएगा, सेकंड ईयर में 3.8 मिलियन, थर्ड ईयर में 4.1। सेम इंडिया में फर्स्ट ईयर में कोई आउटफ्लो नहीं है, फिर क्योंकि यहाँ माल तो वहां से खरीद रहे तो वहां पे खर्चा होगा। 2.869, 4.2 एंड 4.6 ये इनफ्लो है यहाँ पे, ठीक है, हो गई बात खत्म। अब द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट। XYZ इवेल्युएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 9%। बोल रहा है जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्काउंट किससे करेगा, 9% से, मतलब अगर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। सिंपल सी बात है ना, अगर आज आपको डिसीजन लेना है तो सारे जो फ्यूचर के वैल्यू उसको तो आज पे लेके आना पड़ेगा, तो जाके पता चलेगा कि बेनिफिट है या लॉस है, ठीक है। तो उसको पहले आज पे लेके आना पड़ेगा। आज पे लेके आने के लिए क्या करोगे, डिस्काउंट रेट का यूज करोगे, उससे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे चीजों को, तो 9% यूज कर रहा है। ऑल नेपालीज कस्टमर्स आर इनवॉइस्ड इन नेपाली करेंसी। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर नेपाली करेंसी को हम लोग समझ लो आप आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर उसको US डॉलर में अगर आप समझ लो आपको कुछ खरीदना है और आपने सामान खरीद लिया, ठीक है, नहीं समझ लो आपने सामान बेचा, ठीक है, अब आपने जो इनवॉइस किया वो US डॉलर में किया, तो आपको टेंशन की जरूरत है,
हाँ, टेंशन की जरूरत है ना। अब डॉलर का भाव ऊपर नीचे होगा तो आपका इनफ्लो भी तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। अब समझ लो आपने $10,000 का माल बेच दिया, ठीक है, और यूएस डॉलर में ही इन्वेस्ट किया, $10,000 करके इन्वेस्ट किया। अब वो सामने वाले को कोई टेंशन नहीं, $10,000 देगा, आज दे, कल दे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दे। आपको टेंशन है कि आज डॉलर का भाव गिर जाएगा, कल आज बढ़ा हुआ है, कल गिर गया, फिर परसों बढ़ गया। तो जो चेंजेस होते रहेगा डॉलर के भाव में फॉरेक्स में, वो आपको अफेक्ट करेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। सेम है नेपाली करेंसी में अगर बिलिंग हो रहा है तो आपको अफेक्ट करेगा, उनको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, उनको तो सिंपल नेपाली करेंसी मिल जाएगा, खत्म हो गई बात, ठीक है, नेपाली करेंसी देना है, खत्म हो गई बात। अब क्या हो रहा है, नेपाली करेंसी कैश फ्लो कन्वर्टेड टू इंडियन रुपीज, देखो आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है एट द फॉरवर्ड रेट एंड डिस्काउंटेड एट द इंडियन रेट। देखो फॉर डिस्काउंट तो करेंगे 9% पे, वो तो बात हो गई क्लियर। फॉरवर्ड रेट करके हम लोग, फॉरवर्ड रेट यूज करके हम लोग, हाँ सिंपल सी बात है, 1 साल बाद अगर नेपाली करेंसी में कुछ अमाउंट आने वाला है तो 1 साल बाद का फॉरवर्ड रेट से उसको कन्वर्ट करोगे ना, डिस्काउंट तो करोगे 9% पे, वो बात अलग है। बट जो नेपाली करेंसी 1 साल बाद मिलने वाला, समझ लो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 2.6, ये 1 साल बाद का इन्फ्लो है, तो आज का रेट से कन्वर्ट करोगे क्या? नहीं ना, उसको किससे, कौन से रेट से कन्वर्ट करोगे? 1 साल बाद के रेट। तो वो कैसे निकालेंगे सर? अभी भी जो स्टार्ट में मैंने बताया कि कैसे कन्वर्जन रेट निकालते हैं, आपका फेयर फॉरवर्ड रेट निकालते हैं, ठीक है, आगे का रेट आप निकालने आ जाएगा। अभी देखो पहले वही करेंगे। आगे का बोला इन्फ्लेशन रेट नेपाल में, इंडिया में दिया है 9%, 8%, इसी को तो यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट निकालेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द करंट एक्सचेंज रेट दिया हुआ, आज का रेट दिया हुआ, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये आज का रेट तो देना चाहिए इनको। Assuming that you are the finance manager of XYZ Limited, okay, calculate the net present value and modified rate of internal rate of return of the proposal. You may use following, ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है 9% के हिसाब से, आपको फैक्टर दिया हुआ है। देखो फैक्टर दिया रहेगा ना एग्जाम में, ये यूज करेगा क्योंकि डेसिमल में फिर आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर हम लोग पूरा का पूरा ले लेते हैं ना, डिवाइड बाय 1.09 करेंगे तो बड़ा अमाउंट आता है, पॉइंट करके, तो वो उससे आगे पीछे थोड़ा आंसर हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे मेजरली आपको ये चीजें देगा एग्जाम में, ठीक है। फ्यूचर वाली की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर में, हमको तो प्रेजेंट में निकाल लेकर आना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग सिंपल, आपको क्या करना है, देखो सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग आप लो, आपको बिजनेस का क्या करना है, एनपीवी निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। जो भी फ्यूचर में पैसा जाने वाला है, आने वाला है, सबको माइनस प्लस माइनस करके लेके आओ, प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट वैल्यू देखो उसका कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर आपने देखो 1 साल बाद आपने खर्चा किया, जो भी पैसा आया, इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हुआ, सबको 1-2 साल के बाद गए ना, उसको सबको करंट पे लेके आओ। करंट पे लेके आने के बाद चेक करो कि क्या आपका वो पॉजिटिव आ रहा है पैसा कि निगेटिव आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर पॉजिटिव है मतलब आपको बेनिफिट है इन फ्यूचर, और निगेटिव है तो मतलब बेनिफिट आपको नहीं है, ठीक है। अब उसी के इन्फो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी कैश फ्लो आउटफ्लो इन्फो दिया उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। अब प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के पहले देखो इंडियन रुपी है, उसको तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाएंगे, बट जो नेपाली करेंसी है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने से पहले उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन के रेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं। तो पहले तो ये 25 2 ये नेपाली करेंसी, इसको फ्यूचर वैल्यू पे, पहले तो इसको फॉरवर्ड रेट यूज करके इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, ठीक है। कन्वर्ट करने का अब 0th ईयर का इसको तो कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, आज का रेट दिया हुआ है, एक रुपी इजकल टू नेपाली करेंसी 1.6, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट आगे के कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसको रेट निकालना पड़ेगा। तो देखो हम लोग रेट निकालते हैं पहले, तो ₹1 इजकल टू नेट नेपाली करेंसी 1.6 है, ठीक है, ये आज का रेट है। अब मुझे 1 साल बाद का रेट निकालना है, तो दोनों के ऊपर इन्फ्लेशन लगा दो, तो +8%, इंडिया का ₹1 आफ्टर 1 ईयर +8%, 1.08 हो जाएगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया, और 1.6 हो जाएगा, 9% ऐड कर देंगे, 1.9% सर क्या है, वहाँ का इन्फ्लेशन है। देखो 9% नेपाल में, इंडिया में 8% है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो वो ₹1.08 इजगल टू नेपाली करेंसी 1.744, ये 1 साल के बाद होगा, ठीक है। बट हमको 1.08 रुपी कितना है वो नहीं चाहिए, ₹1 कितना होगा वो चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ₹1 इजगल टू 1.615। देखो ये मैंने कैसे किया, ये 1.74 इंटू 1 डिवाइड बाई, यही किया ना, 1.744 नेपाली करेंसी डिवाइड बाई 1.08 किया, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले से कैसे करते थे, ये 1.744 आया कैसे, मुझे बताओ, ये आया कैसे, 1.6 प्लस 9%, यही आया ना, ऐसे करके आया ना, डिवाइड बाय, ये 1.08 आएगा कैसे, 1 प्लस 8% करके आया। अब 1.6 क्या होता था, ये स्पॉट रेट होता था, प्लस आई 9% क्या है, 1 प्लस आई एफ, एफ नहीं इंडिया यहाँ, हाँ अब आई 1 प्लस आई एफ, और नीचे क्या है 1 प्लस आई एल, ठीक है। तो ऐसे करके आपका आने वाला है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता था, बट यहाँ पे अपन लोग ने शॉर्टकट में कर लिया, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो आगे देखो, ये समझ में आ गया, ये तुम लोग को फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला देख लो, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 1 साल के बाद का रेट अपने को मिल गया, ₹1 इजकल टू नेपाली करेंसी 1.615, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड ईयर का रेट निकालना है, तो फर्स्ट ईयर के रेट में वापस से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो, तो फर्स्ट ईयर का रेट अपने पास है, सर बेस वाला ले सकते हैं क्या, बेस वाला लोगों तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा, क्यों करना, वो पहली बात तो दिया हुआ है ना, निकाल तो लिया फर्स्ट ईयर का, तो सेकंड ईयर का निकालना, तो इसमें एक बार ऐड करो ना, 8% और 9%, 1.08 इजकल टू 1.760, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ₹1 इजकल टू इतना, नेपाली करेंसी 1.630, सेकंड ईयर का रेट आ गया। तो सेकंड ईयर के आउटफ्लो इनफ्लो को क्या अगर चेंज कन्वर्ट करना तो ये वाला रेट यूज करना, ठीक है।
अब थर्ड ईयर का निकालना है, तो ये फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है आपको, यहाँ पे अपने निकाल लिया सेकंड ईयर का, इसमें +8% +9% कर दिया, 1.08 इक्वल टू नेपाली करेंसी 1.777, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ₹1 कितना होगा ये आ गया। तीनों साल का रेट हमारे पास है, हाँ सर है। अब क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ईयर का कन्वर्ट करना बताता हूँ मैं आपको, मान के चलता हूँ फॉरेक्स नहीं किया, तो देखो -25, फर्स्ट में आपको निगेटिव है -25, तो देखो फर्स्ट ईयर का रेट क्या है, ₹1 इक्वल टू नेपाली करेंसी, देखो एकदम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, देखो ₹1 इक्वल टू नेपाली करेंसी 1.6, ये फर्स्ट ईयर का रेट है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आउटफ्लो है नेपाली करेंसी 25 का, इसको इंडियन में कन्वर्ट करना है, तो नेपाली करेंसी -25 है, तो इंडियन रुपीज कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 डिवाइड बाई 1.6, तो 25 डिवाइड बाई 1.6, तो आ गया 15 पॉइंट, आपका 15 पॉइंट आ गया 625, यही तो है, यही तो मैंने निकाला ना 15.625, ये देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15.625 फर्स्ट ईयर में इंडियन रुपी में आउटफ्लो होगा। ये दिया था आपका नेपाली करेंसी में, रेट अपन के अपने पास फर्स्ट ईयर का तो है, फर्स्ट ईयर मतलब 0th ईयर, स्पॉट रेट तो है, तो स्पॉट रेट में चेंज कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड क्यों किया ये देख लो यहाँ पे, ₹1 इक्वल टू नेपाली करेंसी 1.6, बट 25 नेपाली करेंसी कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म हो गई बात, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी भी कैश फ्लो लिख लो यहाँ पे, 2.6, 3.8, 4.1, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 2.6, 3.8, 4.1। अब रेट यहाँ पे लिख दो, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का रेट हमने यहाँ पे निकाला 1.615, सेकंड ईयर का 1.630, थर्ड ईयर का 1.645, 1.63064, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड क्यों करेंगे, देखो ना यहाँ पे करा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता ना आपको, देखो नेपाली करेंसी छोटा है, हम लोग बड़े, तो डिवाइड ही होगा, सिंपल सी बात है। अब ये नहीं समझ में आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, तो देखो ना सिंपल सी बात है, ₹1, अभी देखो सेकंड ईयर का मैं कैसे करूंगा, देखो ₹1 इक्वल टू 1.615 से फर्स्ट ईयर की बात करो, हाँ ठीक है, 1 इक्वल टू 1.615 नेपाली करेंसी। अब नेपाली करेंसी कितना है, 2.6 को चेंज करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रुपी कितना होगा, 2.6 डिवाइड बाय 2.6 डिवाइड बाय 1.615, ये आ गया 1.61, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कोई ये आ गया 1.61, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये हो गया अपना। अब देखो ये कैश फ्लो मैंने आईएनआर में निकाल लिया, अब मैंने नेपाली करेंसी के कैश फ्लो को आईएनआर में निकाल लिया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नेपाली करेंसी के कैश फ्लो को आईएनआर में, ठीक है। और इंडिया का तो दिया हुआ था अपने पास, आईएनआर में ही दिया हुआ है, देखो इंडिया का तो आईएनआर में ही है 0, 2.869, 4.2, ठीक है। तो अब टोटल आईएनआर में कितना इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो हमको पता है, देखो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। तो देखो फर्स्ट 0th ईयर में सिर्फ आउटफ्लो है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि अब ये भी आईएनआर में, ये भी आईएनआर में, ठीक है, एनसी बट इन आईएनआर, क्योंकि आईएनआर में हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये टोटल आईएनआर हो गया, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, अब या तो ऐसा करो 15.65 डिवाइड बाय 1.09 करो, 15.65 डिवाइड बाय 1.09, तो आ गया 14.33। कुछ गलती क्या है, एक सेकंड, अरे 0th ईयर है ना, 0th ईयर में क्यों करूंगा, ये तो 0th ईयर में रेट फैक्टर थोड़ी होगा, ये तो आज का ही वैल्यू है, तो इसको थोड़ी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू पे ऑलरेडी है, ठीक है, इसमें करेंगे 4.479 डिवाइड बाय 4.479 डिवाइड बाय 1.09, ये आ गया 4.107, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये फैक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये कैसा होता है, देखो आज का ₹1 एक साल के बाद कितना हो जाएगा, 9% के हिसाब से 1 प्लस, ये देखो बेसिक बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है, 1.09, ठीक है। तो ये एक साल के बाद का वैल्यू ना, आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर का अमाउंट अपने पास पता है, हाँ आफ्टर 1 ईयर देखो ये टोटल कैश फ्लो है 4.479, तो आज का वैल्यू कितना, अब इसको करो तो 4.479 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.09, यही करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये होता है ना, इंटू 1 डिवाइड बाई, तो ये क्या, यही तो तुम्हारा फैक्टर होता है, 1 डिवाइड बाई 1.09 करो 0.917, इसी से मल्टीप्लाई करो ना, तो ये तो तुम्हारा फैक्टर है, देखो यहाँ पे, देखो यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो अब सर जो आएगा, अब सर सेकंड ईयर का निकालना है तो 2 बार डिवाइड कर दो, देखो ऐसा करो, इसको 6.53 है ना, डिवाइड बाई 1.09 करो, 6.53 डिवाइड बाई 1.09, ये आया। अब इसको एक बार इक्वल टू और दबा दो, 5.498 आ गया, ठीक है, वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा 2 बार, क्योंकि ऑटोमेटिक तुम्हारे इसमें डिवाइड बाय 1.09 है, तो डिवाइड 2 बार करना है तो 2 बार इक्वल टू दबा दो, 3 बार करना है, देखो यहाँ पे इसको करना है 7.09 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पर ये 3 साल का, तो 7.09 कैल्सी में लिखो, डिवाइड बाय 1.09 करो, एक बार इक्वल टू दबाया, 2 बार इक्वल टू दबाया, थर्ड टाइम इक्वल टू दबाया, 5.47 आ गया, तो 5.473 आ गया, ठीक है। तो ये अगर आपको फैक्टर नहीं दिया होगा एग्जाम में, तो अगर फैक्टर दिया हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना, तो आ गया -5.47, ठीक है, माइनस निगेटिव 0.547, ये अब आपका प्रपोजल बता रहा है कि जो
आपने दिया था कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो जो भी दिया हुआ है उस बेसिस पे आज अगर देखेंगे तो हमको फ्यूचर में अगर 0.547 का मिलियन है, मिलियन में ये आपको निगेटिव आ रहा है, मतलब आपको पॉजिटिव, मतलब आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको लॉस होने वाला है। सिंपल कैसे किया मैंने, देखो जितने भी कैश फ्लो आउटफ्लो इनफ्लो जो भी पैसा जाने वाला आने वाला उसको क्या किया मैंने प्रेजेंट डे पे लेके आ गया। आप सबको प्लस माइनस का तो पता चला कि निगेटिव बन रहा है। अगर निगेटिव बन रहा है तो मतलब आपसे आपके जेब से पैसा जाने वाला है, आने वाला नहीं है। तो ये प्रपोजल आपके लिए अच्छी बात नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज पूछा है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रपोजल। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये विदाउट में मतलब कैलसी का ज्यादा यूज नहीं होगा, जो आप करते हो ना डिवाइड, बताता हूँ रूट के अंदर वाला आपको तकलीफ होता है करने में, तो एकदम सिंपल में बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो 0th ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। आज की वैल्यू हम लोग पहले तो लिख लेते हैं, नहीं टोटल की क्या क्या वो लिख लेते हैं। देखो टोटल मेरे को पता है कि आज 0th ईयर में 15.625 का पैसा जाने वाला है, इतना पैसा लगने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इंडियन रुपी में अब है अपने पास, ठीक है। 4.479 ये इनफ्लो होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सेकेंड ईयर में 6.53 है, 7.09, 6.53 एंड 7.09, ठीक, ये हमको पता है। 0th ईयर में मतलब आज इतना पैसा लगेगा, फर्स्ट ईयर में इतनी कमाई होगी, सेकंड ईयर में इतनी, थर्ड ईयर में इतनी होगी, ठीक है। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलता है, ये बोलता है, इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनो, ये बोलता है कि ऐसा मान लो ये फर्स्ट ईयर का पैसा हम लोग के पास फुकट नहीं पड़ा रहेगा, इसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे 3 साल तक, 3 साल तक है ना, तो इसको इन्वेस्ट कर देंगे कौन से रेट पे, वही 9%, वही आपका 9% जिसपे आप डिस्काउंट कर रहे हो। तो इसको क्या करो, इसको लेके जाओ थर्ड ईयर पे, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे, 4.479 इसके ऊपर प्लस 9% करो, ये सेकंड ईयर में आ गया, ठीक है। वापस से प्लस 9% करो तो थर्ड ईयर में आ गया। क्या किया मैंने, फर्स्ट ईयर के अमाउंट को प्लस 9% किया, वापस जो अमाउंट आया प्लस 9% किया, तो मेरे पास आ गया 5.32, मतलब ये इन्वेस्ट हुआ सेम रेट ऑफ रिटर्न पे, तो 5.32 ये थर्ड ईयर तक गया, ठीक है। ऐसा मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला बोलता है। सेकेंड ईयर के भी पैसे को 1 साल और आगे लेके जाओ, मतलब ये भी पड़ा नहीं रहे अपने पास पड़ा रहेगा, इसको 1 साल और आगे लेके जाओ, मतलब थर्ड ईयर पे लेके जाओ, क्योंकि बिजनेस थर्ड ईयर तक कर रहे हैं। तो 6.53 ये सेकंड ईयर का प्लस 9%, एक ही बार करना पड़ेगा तो थर्ड ईयर में पहुंच जाएगा। तो 6.53 प्लस 9% ये हो जाएगा 7.117, ठीक है, ये हो गए। अब थर्ड ईयर का, सर थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर पे ये तो उसको तो कुछ जरूरत नहीं करने की, तो वो 7.09, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो ये थर्ड ईयर पे आ गया सब अमाउंट, ठीक है, थर्ड ईयर पे आ गया, ये प्लस ये प्लस ये 5.32 प्लस 7.117 प्लस 7.09, ये हो गया 19.527, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ये सब मतलब मैंने इतना पैसा लगाया 15.625 और मुझे थर्ड ईयर के बाद इतना पैसा मिल रहा है 19.527, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मेरे को चेक करना है मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, मतलब इसको अगर मैं कौन से रेट से मैं इसको पुल करूं, इसको मैं कौन से रेट से पुल करूं, कौन से रेट से पुल करूं कि ये अमाउंट इसके बराबर होना चाहिए। नहीं समझा, देखो ना बेटा, देख 15.625 मैंने लगाया 0th ईयर में, ये निगेटिव क्यों, क्योंकि पैसा लगाया जेब से गया, ठीक है। मैं ये 19.527 वाले को कौन से रेट से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊं, कौन से रेट से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊं कि ये इज इक्वल टू 15.625 होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा मैं क्या रेट ऑफ रिटर्न कमा रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूँ 9% में कमा रहा हूँ, 9% से तो मैंने देख के कर लिया कि मेरे को निगेटिव आ रहा है अमाउंट, ठीक है, 0.547 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ मैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, ठीक है, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उतना एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो भी एक चेक कर सकते हो। तो वो भी एक तरीका चेक करने का कि तुमको प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बोलेंगे अरे इतना तो बैंक दे देता है तो मैं क्या क्यों पैसा डालू यहाँ पे, तो मेरे को चेक करना है। तो ये थर्ड ईयर पे अब डायरेक्ट इसको लेके आना है यहाँ पे, ठीक है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लेके आना है। मतलब देखो 19.527 डिवाइड बाय समथिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा, समथिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा, जिसको मैं डायरेक्ट 3 बार डिवाइड करूंगा, 3 बार डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0th ईयर में, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 15.625। इतनी बात समझ में आती है, यस सर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो सिंपल क्या करो, ये 19.5 देखो 9% पे आपने चेक कर लिया कि निगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, आप 8% से एक बार करके देखो, एक बार 7% से करके देखो, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कैसे करने का। सर 8 और 7 क्यों, क्योंकि 9% से हमने किया तो हमको पता है आजू बाजू देखो ज्यादा निगेटिव नहीं है, -0.5% एकदम नजदीक है, ठीक है। तो मैं एक बार कर रहा हूँ 8% से करके देख रहा हूँ कि देखो इतना तो आप सीए फाइनल तो आपको इतना तो नॉलेज आ जाता है कि रेट कम करूंगा तो मेरा थोड़ा
थोड़ा पैसा और पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेट कम करने से क्या होगा, आपका ये इनफ्लो इज थोड़ा थोड़ा इसके नजदीक आएगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, करके बताता हूँ, आप लोग करोगे ना तो समझ में आएगा। देखो अब 19.527 को एक बार मैं 8% से खींच के देखता हूँ, मतलब डिवाइड बाय 1.808 करूंगा तो ये तो सेकेंड ईयर में बैठेगा, फिर एक बार और डिवाइड बाय 1.08 करूंगा तो फर्स्ट ईयर में बैठेगा, फिर एक बार और डिवाइड करूंगा तो 0th ईयर में आ जाएगा, ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको 3 बार ऐसे नहीं करना। देखो कैल्सियम में क्या करो, 19.527 लो, 19.527 लो, डिवाइड बाय 1.08 करो, डिवाइड बाय 1.08 करो, इक्वल टू का बटन दबाओ, ये आ गया, इधर पे बैठ गया, ठीक है। अब वापस इक्वल टू दबाओ, इधर पे बैठ गया, वापस इक्वल टू दबाओ तो इधर आ गया 0th ईयर में। क्या आया, अमाउंट आया 15.501 आया होगा, इतनी बात समझ में, ये इतना आया होगा। क्या 15.625 के बराबर है, नहीं है, ये 15.501 है, ठीक है। ये हमने 8% से खींच के देखा, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाना है, 15.501 से और थोड़ा ऊपर जाना है, 15.625 तक जाना है, ठीक है। तो क्या करूं, रेट को अब थोड़ा सा 8% है ना, रेट को थोड़ा सा और कम कर दो, ठीक है। अब 7% करके देखो, 19.527 डिवाइड बाय 1.07 करो, 1.07 कैसे आता है, 1 + 7% करके आता है, ठीक है, यही होता है ना रेट ऑफ रिटर्न, 7% आप लेके देख रहे हैं। तो 19.527 डिवाइड बाय 1.07 करो, इक्वल टू दबा, एक बार, दो बार दबाओ, तीसरी बार दबाए तो 15.93 आ गया, 939 आ गया। अब देखो ज्यादा ऊपर चला गया, मैंने 8% पे खींचा, 8% पे खींचा तो इतना आया, ठीक है ना, 8% पे खींचा तो 15.501 आया, ठीक है। मैंने 7% पे खींचा तो 15.939 आया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मुझे लाना 15.625, क्या ये दोनों के बीच में फॉल करता है, 15.5 से 15.939 के बीच में फॉल करता है, मतलब रेट भी ये दोनों के बीच में ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई मुझे, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, ये 8% 7% के बीच का जो डिफरेंस है ये बता दो मुझे, ठीक है। अगर 8% से 7% पे मैंने खींचा तो 8% पे अमाउंट आया 15.501, 7% पे अमाउंट आया 15.939। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 8% पे अमाउंट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.501, कोई कुछ भी कर लोगे, आपको कोई कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंडर रूट डिवाइड बाय 12 बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8% पे आया 15.501, बहुत सिंपल है। 7% पे आया 15.939, तो बीच में 1% के लिए कितना चेंजेस हुआ, मुझे इतना सा बात चाहिए, ठीक है। 1% के लिए कितना चेंजेस हुआ, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, 15.501 माइनस 15.501 माइनस 15.939, चेंजेस हुआ 0.438 का, इतनी बात समझ में आ गई। 1% के लिए चेंजेस हुआ 0.438 का, ये बात समझ में आती है, हाँ सर समझ में आती है। अब मुझे देखो, मुझे ये दोनों के बीच में ही रेट है, देखो रेट 8% 7% किया तो अमाउंट 15.501 से 939 तक चला गया, बट मुझे 15.501 से 939 तक नहीं जाना है, कहाँ तक जाना है, मुझे 15.625 तक ही जाना है, मुझे 15.625 तक ही जाना है, यहीं तक ही जाना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए 15.625 यहीं तक ही जाना है, मुझे यहीं तक ही जाना है। तो कितना डिफरेंस है बताओ मुझे, 15.501 माइनस 15.625, ये डिफरेंस है 0.124 का, ठीक है, डिफरेंस है 0.124 का। तो 0.124 के लिए कितना परसेंट का चेंजेस होना चाहिए, कितना परसेंट का चेंजेस होना चाहिए बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.124 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.438, ये हो गया 0.283, 0.283। तो आप क्या करो, 8% में इतना और माइनस कर दो, तो मतलब जितना माइनस करने का रेट उतना अमाउंट बढ़ता जाता है ना, तो 8% में माइनस कर दो 0.283, तो आपका रेट आ जाएगा 8 माइनस 0.283, ये आपका आ गया 7.717, ठीक है। अब आप एक काम करके देखो, देखो मैं आपको बताता हूँ, अब आप ये रेट से खींच के देखो, ये रेट से खींच के देखो, मतलब 1 + 7.717 कितना होता है, 1.07717, ठीक है, 1.07717, इससे डिवाइड करो आप इसको 19.527 को, थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन समझ में आएगा अच्छे से। 19.527 से 527 है कि 17 है, 527 है, इससे 3 बार खींचो, 1 2 3 करो, 19.527 डिवाइड बाई 1.07717, 1 2 3, ये आ गया 15.623, 15.625 तक पहुंचना था, एकदम अप्रोक्सीमेट उतना ही है, 625 तक 623 तक पहुंचना था। मतलब दिस इज योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, समझ रहे हो, मतलब ये आ गया मॉडिफाइड रेट, ये तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलो, इसको मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न बोलो, ये आ गया। अगर समझो, अगर आपको ना सिर्फ आईआरआर निकालने बोलता था ना, आईआरआर निकालने बोलता था, तो मैं इसको
+9% इसको फ्यूचर वैल्यू पे नहीं लेके जाता था, मतलब ऐसा नहीं सोचता था कि ये इन्वेस्ट हो रहा है, मैं ये तीनों को इस रेट से घिसता था कि आपका सिर्फ ये आता था 15.62, बट ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोला, तो ऐसा मानो इसको इन्वेस्ट कर दिया है, लेके गया मैंने इसको फ्यूचर वैल्यू पे लेके गया तीनों के इनफ्लो को 19.527 है, अब इसको वो रेट से खींच रहा हूँ कि 15.625 आ जाए, ठीक है। अब वो रेट मैंने कैसे पता किया, क्योंकि 9% पे बहुत आजू बाजू था, मैंने 8% से करके देखा साथ, सर हमें 5% ले लिया, तो 5% ले लो ना, उसमें क्या जाता है, 5% लेके देख लो, देखो 5% पे लेके देख लो, आपको एक अमाउंट तो आएगा, तो समझ में आएगा कि कहां तक पहुंच रहा हूं मैं, देखो 5% करके देखो 19.527 डिवाइड बाय 1.05, 1 2 3 16.868 आ रहा है, आपको तो भाई 15.625 चाहिए, तो आपने ये तो 5% पे किया, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया 16 पॉइंट, आपको और रेट कम करना पड़ेगा तब जाके 15.62, तो मतलब रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो 6 पे भी करके देख लो तो भी समझ में आ जाएगा, तो जो अमाउंट आएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर ये इंटरपोलेशन लगा देना, ये क्या है, मैं ये मैथमेटिक्स का एक तरीका है जिससे आप इजी वे में निकाल सकते हो, मतलब इजी वे मतलब आपको वो कैलसी वाला नहीं आता रहेगा, भूल गए कितने बार करना चाहिए था डिवाइड बाय 12, ये वो रूट निकालने के, अभी इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, ये आपका रहता है ना 19.5 ऐसा करके था ना, तो इसको 3 बार करना था, ऐसा ये रूट वाला नहीं आ रहा है अपने को, ठीक है, रूट वाला नहीं आता, भूल गए आप कैसे करने का कैलसी में, तो इस तरीके से कर सकते हो। क्यों मैंने क्या किया, सिंपल देखो, मैंने एक बार 8% पे खींचा, एक बार 7% पे खींचा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इतना इतना आया मुझे, बट ये दोनों के बीच का गैप मुझे 15.939 भी नहीं चाहिए, मुझे 15.501 भी नहीं चाहिए, मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, दैट इज 15.625 तक चाहिए था, डिफरेंस नहीं चाहिए, 15.5 तक पहुंचना है। तो मैं चेक कर रहा हूँ 1% के लिए चेंजेस कितने हुआ, 0.438 का, तो 15.625 तक पहुंचने के लिए कितना चेंजेस चाहिए, 0.124 का ही चेंजेस थी, तो उसके लिए कितना ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है, तो 0.283, अब मैंने 15.501 से यहां तक पहुंचना है ना, तो रेट तो कम होगा ना, अब सर यहां से यहां तक आना है तो रेट बढ़ा देंगे, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी अलग होगा, तो ये मैंने क्या किया 8% में 2.83 माइनस किया, 7.717% आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक इतना इजी वे में बता दिया, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम में अगर भूल भी जाते हो कैलसी कैलसी वाला तो भी इजी वे में कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चलो, अ मल्टीनेशनल कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया, देखो इंडिया में सब्सिडरी प्लानिंग कर रहा है वो कि यहाँ पे बिठा देवे, वेयर ईयर टू ईयर एक्सपोर्टिंग इन व्यू ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड कंपटीशन फ्रॉम अनदर एमएनसीज, द इनिशियल प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी $500 मिलियन, बोल रहा है इनिशियल कॉस्ट 500 मिलियन लगेगा, मतलब खर्चा आउटपुट आउटफ्लो, द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर एस्टिमेटेड एट $50 मिलियन, बोल रहा है 50 मिलियन का वर्किंग कैपिटल लगेगा, वर्किंग कैपिटल मतलब जो पैसा आपका डे टू डे बिजनेस में फंसा रहता है, ठीक है। द कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, प्रेजेंटली द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2 मिलियन यूनिट्स एवरी ईयर, बोल रहा है कि करंट आज के हालात बता रहे कंपनी के, तो कि कंपनी 2 मिलियन यूनिट्स 2 मिलियन यूनिट्स मतलब 20 लाख यूनिट्स एवरी ईयर बेचता है एट अ प्राइस ऑफ $80 एंड उसका वेरिएबल कॉस्ट 40 है, ठीक है, ये आज की हालात है कि 80 में बेचता है एंड उसका 40 उसका कॉस्ट लगता है, ठीक है, अभी तक प्लांट एंड मशीन सेटअप नहीं है, अभी की बात बता रहा है सिर्फ, ठीक है। द सीएफओ हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट एंड अदर डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी $20 पर यूनिट प्रोडक्शन, अगर बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे सेटअप कर देते तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 20 पर डॉलर, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है, $20 पर यूनिट, एक यूनिट का $20 का खर्चा आएगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगा $30 मिलियन का पर एनम, ये साल का खर्चा है, एंड प्रोजेक्ट शेयर ऑफ अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी, देखो प्रोजेक्ट शेयर अलोकेटेड फिक्स्ड, ये मैं क्यों लूँ भाई, ये तो अलोकेटेड है, अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, मतलब जो अगर समझ लो इसका 10 प्रोजेक्ट चल रहे हो तो फिक्स ओवरहेड होता है ना, उसको ओवरहेड को डिवाइड किया, वो मेरे मैं तो सिंगल अपना प्रोजेक्ट का देख रहा हूँ ना कि ये वायबल है कि नहीं, प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अदर प्रोजेक्ट का खर्चा मैं यहाँ पे क्यों कंसिडर करूँ, नहीं करूंगा, कंसिडर इग्नोर करो, ठीक है, खाली पोर्ट फंसाने के लिए दिया हुआ है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट इन इंडिया विल बी 5 मिलियन, अगर बोल रहा है यहाँ पे करेंगे तो 5 मिलियन हम लोग यूनिट्स बना पाएंगे, 5 मिलियन यूनिट्स बेच पाएंगे, पहले कितना हो रहा था 2 मिलियन यूनिट्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रपोज प्लांट इज 5 years विथ नो सैलरी वैल्यू, बोल रहा है कि 5 साल उसका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है और उसके बाद बेचेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। एक्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 2 मिलियन यूनिट, जो अभी बेच रहा है ना, मतलब अभी तक तो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है प्लांट, तो बोल रहा है जो 2 मिलियन बेच रहा है उसके लिए जो यूनिट वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है वो $15 मिलियन लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कमिंग ईयर विल डिक्रीज टू 1.5 मिलियन यूनिट्स इन केस द कंपनी डज नॉट ओपन सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया, बोला अगर यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी ओपन नहीं करते, ठीक है, तो अब जो 2 मिलियन बेचते थे अब 2 मिलियन नहीं बेच पाएंगे, 1.5 मिलियन ही बिकेगा, ठीक है, तो ऐसा अब ऐसा मानो
कि ये बिजनेस अगर नहीं करते, यहाँ पे इंडिया में प्लांट एंड मशीनरी ओपन नहीं करते, तो इनका 1.5 मिलियन ही बिकेगा प्रोडक्ट, बस इतना ही बिकने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, पहले 2 मिलियन बेचते थे वो अलग बात है, अब कितना बेचेंगे 1.5 मिलियन यूनिट। इन केस क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ बताऊंगा आगे। कंपनी डज नॉट ओपन सब्सिडरी कंपनी इंडिया इन व्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कंपनी एमएनसी दैट आर प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप देयर सब्सिडरीज इन इंडिया। एप्लीकेबल टैक्स रेट दिया हुआ 35%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, मतलब इतने से प्रेजेंट वैल्यू पर अगर लेके आना है तो 12% से लेके आओगे, क्योंकि वही उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वही उसकी चाहत है। अज्यूमिंग दैट देयर विल बी नो वेरिएशन इन द एक्सचेंज रेट ऑफ टू करेंसी, बोल रहा है कोई करेंसी में फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला, तो अच्छी बात है, हमको कोई करेंसी का झोलमाल करना ही नहीं है। एंड ऑल प्रॉफिट्स विल बी रिपेट्रेटेड एज देयर विल बी नो विथहोल्डिंग, कोई टीडीएस पीटीएस नहीं लगने वाला। विथहोल्डिंग टैक्स मतलब टीडीएस होता है, ठीक है, डायरेक्ट उठा के वहां पैसा लेके जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ऐसा होता है क्या। एस्टिमेट एनपीवी ऑफ द प्रोपोज प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है। अब दिया हुआ है, देखो वापस से फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी से पुल कर लेना जो भी है, ठीक है, इसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब करना क्या, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, सिंपल एकदम आराम से कैलकुलेशन करेंगे कि इंडिया में करते हैं अगर प्रोजेक्ट तो कितना बेनिफिट होता है, वो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में देखो यूनिट सेलिंग प्राइस तो सेम है 80, कुछ बोला नहीं, मतलब सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा, 80 में बेचेंगे कि, ठीक है, अभी भी 80 में बेच रहे हैं ना इंडिया में। हाँ, बट कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर इंडिया में मैं अगर करता हूं प्रोजेक्ट तो 5 मिलियन मेरा प्रोडक्शन होगा, कहां सर लिखा था 5 मिलियन, देखो ना यहाँ पे एबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 5 मिलियन यूनिट्स, तो 5 मिलियन यूनिट्स बेचूंगा 80 रुपए पे, तो 400 मिलियन डॉलर का मेरा इनफ्लो होगा। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 5 मिलियन डॉलर के ऊपर 20 रुपीज लगेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मेरा कम हो गया, देखो 20 मिलियन डॉलर होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, $20 पर यूनिट, ठीक है, कुछ फिर 100 आ जाएगा 100 मिलियन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फिक्स कॉस्ट भी मेरा लगेगा, कितना फिक्स कॉस्ट मेरा लगेगा, देखो साल का कैप फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे देखो, एडिशनल फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन, आगे वाला शेयर अलोकेटेड वाला मत लेना, ठीक है, वो आपके काम की चीज नहीं है। फिक्स कॉस्ट $30, ठीक है, वैसे क्या बोल रहा हूँ $30 मिलियन, ठीक है, ये समझ लो ना यार, इतनी समझ में आती। अब आगे क्या बोल रहे हैं, और कुछ खर्चा था क्या, नहीं और कुछ खर्चा तो नहीं है, ठीक है। डेप्रीशिएशन, अब देखो यहाँ पे जो 500 मिलियन का जो लगेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट जो लगेगा, प्लांटर मशीन लगेगा, तो ये इसका मतलब डेप्रीशिएशन, देखो आपको टैक्स में अपने पड़ा होगा, डेप्रीशिएशन का डिडक्शन मिलता है, ठीक है, डिडक्शन मिलेगा, टैक्स कम लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये तो खर्चा हो जाएगा स्टार्ट में, बट डेप्रीशिएशन जो है नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उससे आपका उसका डिडक्शन मिलेगा, आपका कैश कम होगा, मतलब टैक्स कम होगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बाद में वापस से डेप्रीशिएशन को ऐड कर देगा, क्योंकि वो खर्चा एक्चुअल में खर्चा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेप्रीशिएशन को लेस कर दिया, 100 500 डिवाइड बाय 500 का प्रोजेक्ट है ना तुम्हारा, 500 मिलियन लग रहा है ना स्टार्ट में, डिवाइड बाय 5, स्टेट लाइन मेथड, तो इसलिए डिवाइड बाय 5 कर दिया, 100 आ गया, $100 मिलियन, ठीक है, ये हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 170, टैक्स लगा दिया 35%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110, वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड करेगा, क्योंकि एक्चुअल में कैश आउटफ्लो नहीं है, ठीक है। तो नेट तुम्हारा 210.50, सर इसको यहाँ, अरे यहाँ पे भी आउटफ्लो ले लोगे, स्टार्ट में भी 500 का आउटफ्लो ले लोगे, तो सब जगह आउटफ्लो ही हो जाएगा ना तुम्हारा। ये तो आउटफ्लो ऑलरेडी हम लोग कंसिडर करें, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ सेल से पैसा मिल गया मुझे, वेरिएबल कॉस्ट मेरा पैसा गया, फिक्स कॉस्ट मेरा पैसा गया, डेप्रिसिएशन मेरा पैसा नहीं गया, क्यों माइनस कर रहे हो सर, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो 100 मैंने माइनस किया, 170 के ऊपर टैक्स लग रहा है, अदरवाइज किसके ऊपर लगता था, 400 माइनस 100 माइनस 30, तो 270 के ऊपर लगता था टैक्स, तो टैक्स अमाउंट ज्यादा आ जाता था। तो इसके लिए 100 का पहले माइनस करो, क्योंकि डिडक्शन मिलता है, फिर पीबीआईटी आ गया तुम्हारा, फिर आप टैक्स मारो 59.5, अब आ गया 110.50, वापस से ऐड कर दो 100 को, ये आ गया तुम्हारा नेट 210.5। अगर इंडिया में बिजनेस नहीं करते तो क्या होता, अगर सिर्फ एक्सपोर्ट वाला बिजनेस करते जो अभी तक कर रहे थे, तो अभी तक 2 मिलियन बेच रहे थे, बट अब बोल रहा है आगे से 1.5 मिलियन ही बिकेगा। तो अगर ये नहीं करते तो क्या होगा, सेल्स 1.5 मिलियन का ही होगा, यहाँ गलती कर देते, सब लोग 2 मिलियन ले लेते, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट कमिंग ईयर विल डिक्रीज टू 1.5 मिलियन यूनिट्स इन केस द कंपनी डज नॉट ओपन सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। मतलब अगर तुम यहाँ पे ओपन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा 1.5 मिलियन हो जाएगा, वैसे भी नहीं कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, इंडिया में ये नहीं काम करने वाले हो ना, तो क्या होगा, तो एक्सपोर्ट तुम्हारा 1.5 मिलियन का ही होगा, $80 120, ठीक है। और पहले तो वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 40 था ना पहले, देखो यहाँ पे कहाँ गया, 40 था ये वेरिएबल कॉस्ट, तो अब 40 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट कर रहे तो 60 हो गया खर्चा, तो नेट आ गया 60, और टैक्स हमारा 35% 21। अब सर यहाँ पे अरे डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लगाया नहीं ना इंडिया में प्लांट एंड मशीनरी, तो कहाँ से आएगा डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट नहीं था, यही 2 ही कॉस्ट था और कुछ नहीं था, ये आ गया टैक्स 35%, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 39 मिलियन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंडिया में बिजनेस करता हूँ तो क्या मैं एक्सपोर्ट करूंगा क्या, अरे नहीं करूंगा ना, सिंपल सी बात है, इंडिया में खोल दिया बिजनेस तो एक्सपोर्ट कहाँ से, यहीं सब बेचोगे माल,
तो अगर मैं इंडिया में करूंगा तो 210.50 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 210.50 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं एक्सपोर्ट करता तो 39 का प्रॉफिट होता था। तो एक्सपोर्ट ना करने की वजह से, एक्सपोर्ट ना करने की वजह से इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं। अब इंडिया में बिजनेस किया तो 210 मिला, एक्सपोर्ट करता था तो 39 मिला। तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 30, देखो 39 मिलता था, 39 तो नॉर्मल मिल रहा था, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर 39 तो नॉर्मल, ये समझने की चीज है, 39 नॉर्मल तुमको मिल रहा था। इंडिया में करने की वजह से 210.50 मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है 171.50, ठीक है, एक्स्ट्रा 171.50 मिल रहा है। तुम सोचोगे ना भाई पहले तो मैं इतना कमाता था, ये करने से इतना कमा रहा हूं, तो मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं? देखो 171.50 एक्स्ट्रा में कमा रहा हूं। क्यों बता रहा हूं मैं इंक्रीमेंटल पे क्यों फोकस कर रहा हूं, बता रहा हूं। 171.50 कर रहा हूं, इतनी बात समझ में? यस सर। अब देखो क्या खर्चा भी लगा, खर्चा भी लगा, हाँ खर्चा भी लगा सर। देखो अभी अभी मैं करता हूं, उसको उसको करता हूं मैं। खर्चा क्या लगा? 500 प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा लगा, 50 का खर्चा लगा। देखो दो दो चीज खर्चे लगे थे ना, 500 का प्लांट एंड मशीनरी और 50 का वर्किंग कैपिटल, ये दो खर्चे लगे थे, 550 का। ये जब इंडिया में कर रहा हूं तो, इंडिया में कर रहा हूं तो, जब एक्सपोर्ट कर रहा था तो कितना खर्चा था? 15 का, 15 का खर्चा था, ठीक है। अभी 550 का खर्चा है, ठीक है। मेरा खर्चा एक्स्ट्रा कितने से बढ़ गया? एक्स्ट्रा कितने से बढ़ गया मेरा खर्चा? 550 से 15, 535 से मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा ना। मैं एक्स्ट्रा खर्चा को एक्स्ट्रा इनकम से कंपेयर कर रहा हूं। मैं कहीं देखो ना, सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां पे दूसरा बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है। अब सोचोगे यहाँ मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, वहां पे मैं 200 कमा रहा हूँ, तो मैं 100 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। तो देखो का खर्चा कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, खर्चा कितना एक्स्ट्रा लग रहा है। यहाँ पे हूँ तो खर्चा इतना है, यहाँ पे तो खर्चा इतना है, तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा? तो एक्स्ट्रा खर्चा और एक्स्ट्रा इनकम कंपेयर कर लो। अगर एक्स्ट्रा खर्चा और एक्स्ट्रा इनकम ज्यादा है एक्स्ट्रा खर्चा से, एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू है इंक्रीमेंटल कॉस्ट से अगर ज्यादा है तो तुम बिजनेस सेटअप करोगे, बोलोगे यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट और रेवेन्यू इंक्रीमेंटल चेक कर लिया, 535 का खर्चा था। और ये अब देखो ये क्या खर्चा? प्रेजेंट वैल्यू है, ये खर्चा 535 आज का है, प्रेजेंट वैल्यू, हाँ सर प्रेजेंट वैल्यू का। बट ये जो ये 171.50 ये आज का है क्या? नहीं, ये तो 5 साल तक मिलते रहेगा ना, 5 साल का बिजनेस है ना, देखो ना, तभी तो इसको डिवाइड बाय 5 किए थे, 5 साल का प्रॉपर्टी था ना, प्लांट एंड मशीन लगा रहे थे। तो ये जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपको मिलेगा ये 5 साल तक मिलेगा। कैसे मिलेगा? फर्स्ट ईयर मिलेगा, सेकेंड ईयर मिलेगा, थर्ड ईयर मिलेगा, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर मिलेगा। सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ सबको। कैसे सर? इससे मल्टीप्लाई करके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इससे मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट ईयर के यहाँ पे 170 कितना था? 171.50, 171.50 इंटू ये कर दो, 171.50 इंटू ये कर दो, 171.50 इंटू 1 कर दो, ये सब आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट जो आएगा आपका, ये मैं यहाँ पे निकाल के रखा हूँ, 618.2232 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये जो आपका वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है, देखो वर्किंग कैपिटल, ये नेट आपका वर्किंग कैपिटल ना 35 का ही लगा हुआ है, 50 तो आप नेट इंक्रीमेंटल चेक कर रहे हैं ना, तो इंक्रीमेंटल देखेंगे 500 और 50, 550 खर्चा लगने वाला था, बट ऑलरेडी 15 का वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है। देखो एग्जिस्टिंग में 15 का वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में, इंडिया में 550, तो 500 तो पहली बार लग रहा है, वर्किंग कैपिटल 50 की नीड है, बट 15 पहले से, तो 35 एक्स्ट्रा लगेगा ना। तो वर्किंग कैपिटल तो एट द एंड ऑफ ईयर तो आपके हाथ में आ जाएगा ना पैसा, वर्किंग कैपिटल तो रिलीज हो जाता है ना पैसा एट द एंड में, जो अरे डेटर क्रेडिटर का सब पैसा इधर उधर आपको एट द एंड आ जाएगा ना नेट। वो तो बिजनेस में फंसा होता है, बिजनेस जब बंद हो जाएगा तो थोड़ी फंसा रहेगा, तो पैसा आ जाएगा। तो ये वर्किंग कैपिटल का भी 35 आपको एंड में आएगा, ठीक है। तो वो 5वें साल में आएगा एंड में, जब बिजनेस बंद होगा, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ, तो 19.85 और ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पैसा आपको मिल जाएगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाला तो 638.0822, और आज पैसा कितना लगने वाला है? 550 नहीं, 550 नहीं लगने वाला है, 535 लगने वाला है। इंक्रीमेंटल देख रहे, अरे जब ये कैश फ्लो जो इंक्रीमेंटल लियो तो कॉस्ट भी तो इंक्रीमेंटल ही लोगे ना यार। ये तुमको 210 का प्रॉफिट होता था, आप कर लेना पूरा पूरा करके, 210 को कंपेयर कर लेना 550 से, फिर 39 को आपके कॉस्ट ये 35 से, तो भी आ जाएगा। लेकिन क्यों करने का, जब आपने शॉर्टकट कर सकते हो। तो 210 आपका टोटल अर्निंग होने वाला है, ठीक है, एवरी ईयर आपको आने वाला है। ये हर साल का निकाला है भाई, ये जो इनके आया है हर साल होने वाला है बिजनेस, हर साल ही तो 5-5 मिलियन ईयर है, ये ईयर का कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट 30 ईयर का कॉस्ट है, 5 मिलियन एक साल में करोगे। देखो यहाँ पे एक साल में प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन यूनिट्स ईयर का है, ठीक है। तो 210.50 हो गया। अब बट नेट इंक्रीमेंटल 171.50, ठीक है, इंक्रीमेंटल 170, तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ गया, ये आ गया 618.2232, और 35 भी आपका रिलीज हो जाएगा, 35 का नेट वर्किंग कैपिटल है। तो ये नेट
इंक्रीमेंटल रेवेन्यू प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ गया, उसको नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट से मैंने कंपेयर किया तो मेरा 103.082 पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करना चाहिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वही पूछ रहा था कि है कि नहीं, वायबल है कि नहीं, ये दिया हुआ है। तो यस पॉजिटिव है तो अपन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यूएसए बेस्ड कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इन इंडिया। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एट द इंडियन यूनिट विल बी बॉट बैक बाय यूएस पेरेंट एट ट्रांसफर प्राइस ऑफ यूएस डॉलर 10 मिलियन। क्या बोल रहा है, यूएसए बेस्ड कंपनी है प्लानिंग टू सेटअप अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे इंडिया में, एंड सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन एट द इंडियन यूनिट विल बी बॉट बैक बाय द यूएस पेरेंट। यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और यूएस का जो पेरेंट कंपनी है सब्सिडरी यहाँ पे सेटअप करेगी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे और जो पेरेंट कंपनी यहाँ से खरीद लेगी, मतलब इंडिया वाले को सेल है, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से सेल करेंगे, यूएस पेरेंट ट्रांसफर प्राइसिंग कौन से अमाउंट पे, $10 मिलियन पे वो खरीद लेगी, ठीक है, हमारे लिए सेल अमाउंट हो गया $10 मिलियन। द यूनिट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया फॉर 1 ईयर, एक साल तक यहाँ पे रहेगा अपना यूनिट। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू गेट डेवलप्ड विद इन दिस फ्रेम, एक साल में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप भी हो जाएगा, ठीक है। द यूएस बेस्ड कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगेगा 30% का, विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा 10% का। अरे भाई टैक्स लगा लो या तो विथ होल्डिंग टैक्स, दो में से एक लगाओगे ना। एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन यूएस। द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विल बी सोल्ड इन द यूएस मार्केट 12 मिलियन, जो यहाँ पे डेवलप होगा वो पेरेंट कंपनी खरीदेगी 10 मिलियन पे और 10 मिलियन पे आगे बेचेगी 12 मिलियन पे, 2 मिलियन पेरेंट कंपनी कमा लेगी। अदर एस्टिमेट आर एज फॉलोज। देखो तो देखो हमारे लिए तो जो हम इंडिया के लिए देख रहे हैं ना, तो इंडिया के लिए पहले चेक कर लेते हैं रेवेन्यू क्या आने वाला, रेवेन्यू तो $10 मिलियन का रेवेन्यू आने वाला। देखो यहाँ से यूएस वाले पेरेंट खरीदेंगे ना, तो सब्सिडरी अपने बुक्स में क्या लिखेगी, रेवेन्यू ट्रांसफर प्राइसिंग $10 मिलियन, तो रेवेन्यू आ गया $10 मिलियन। और रेट क्या दिया है, रूपी डॉलर रेट इज 48, ठीक है। अज्यूम 365 डे इन ईयर। देखो तो ये आ गया रेवेन्यू मेरे लिए। अब मेरे लिए क्या क्या खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है फुली फर्निश्ड 15 लाख का, ठीक है, तो 15 लाख का मैंने रेंट माइनस कर दिया। मैन पावर कॉस्ट लगेगा 80 सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग लगेंगे, 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल लगेंगे, वर्किंग फॉर 10 रुपीज 410 क्या 10 अच्छा 10 आवर्स ईच डे, तो 10 घंटा एवरी डे काम करेंगे, 80 लोग लगेंगे और एक को देंगे 400 रुपया पर घंटे का, एक घंटे का 400 रुपया देंगे। अब बोल रहा है पूरा प्रोजेक्ट 1 साल तक चलेगा, तो ये लोग पूरा 1 साल काम करेंगे। अब भाई बताना चाहिए छुट्टी उट्टी, अरे छुट्टी उट्टी कुछ तो होता है, लेकिन हम लोग तो ऐसा मान के चलेंगे 365 डेज पूरा काम कर रहे हैं लोग, ऐसा होता नहीं है, बताना चाहिए यार, पूरा इन्फॉर्मेशन देते नहीं, ठीक है। तो 80 सॉफ्टवेयर लोग, 80 डेवलपर लोग काम करेंगे, हर दिन 10 घंटा काम करेंगे, ऐसा 365 दिन तक काम करेंगे और 1 घंटे का 400 रुपया, ठीक है। तो देखो 80 लोग 10 घंटे एवरी डे, ठीक है, इंटू 365, तो टोटल डेज आ जाएंगे, टोटल आवर्स आ जाएंगे 365 डेज, 400 आर एक घंटे का मिलता है। देखो 400 पर मैन आर, आवर्स ईच डे, एक दिन का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया टोटल अपना कॉस्ट आ गया, ठीक है, लेबर का आ गया कॉस्ट। एडमिन एंड अदर ओवरहेड्स दिया हुआ है 12 लाख का, देखो यहाँ पे एडमिन अदर ओवरहेड्स 12 लाख का, तो मेरा लेस, अब ये आ गया मेरा ये प्रॉफिट, बट प्रॉफिट उसमें से टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टैक्स दे दिया तो आ गया मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देखो ऐसा ना 2-3-4 अल्टरनेटिव दिया इसमें, क्या बोल रहा है, इसमें से टीडीएस भी माइनस कर दो। अरे जब टैक्स एक बार 30% ले लिया तो क्या टीडीएस लोगे, तो नहीं लोगे, तो ये अल्टरनेटिव बेस्ट लगा मुझे, तो इसी को आप लोग करके चलोगे, ये भी आंसर मिलेगा क्योंकि मॉड्यूल में 3-3 आंसर दिया हुआ है, तो आप ये लोग कर लो, ये कर लोगे तो भी चलेगा। तो ये आ गया पॉजिटिव आया ना अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो ठीक है कर सकते हैं, यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 डन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो क्या बोल रहा है, XY है क्या, XY लिमिटेड इज इंगेज्ड इन लार्ज रिटेल बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। इट इज कंटेम्पलेटिंग फॉर एक्सपांशन इनटू अ कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एक्वायरिंग अ ग्रुप ऑफ स्टोर्स हैविंग द सेम लाइन ऑफ ऑपरेशन एज दैट ऑफ इंडिया। बोल रहा है अफ्रीका में जाके बिजनेस को एक्सपांड करना है इसको, ठीक है। द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी ऑफ द प्रपोज अफ्रीकन कंट्री इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। रेट ऑफ, देखो बोल रहा है करेंसी वॉलेटाइल है, चेंजेस होते रहते हैं। रेट सीधी सी बात है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिया है 40% अ ईयर, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 10%, देखो वहां पे 40% यहाँ पे 10% है, तो ये अपन लोग इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं, फेयर फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं आगे का, ठीक है। मैनेजमेंट XY लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दीज रेट्स लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, आगे भी यही होने वाला, रेट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। सर अगर अलग अलग ईयर का अलग अलग इन्फ्लेशन रेट दिया रहेगा तो अलग अलग करना एक्सचेंज रेट। अभी देखो जिसे मैं ये निकालता था आपका
फेयर रेट, तो यहाँ पे 10% प्लस 40% गया। नेक्स्ट ईयर में अगर इन्फ्लेशन चेंज होगा तो यहाँ पे अलग लगाऊंगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट, तो अलग रेट आएगा आपका, तो उसका कोई टेंशन, मतलब वो यही तो करना है, बेसिक ही तो पता है, बेसिक पता है आपको, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो इन रियल टर्म्स, देखो ये ध्यान, ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल टर्म्स में दिया हुआ, अगर रियल टर्म्स में दिया रहेगा तो मैंने क्या बोला है कि ये इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं होता, तो इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इस कैश फ्लो में। इन इंडिया एज वेल एज अफ्रीकन कंट्री फॉर द फर्स्ट 3 ईयर दिया हुआ है 3 साल का, और 0th ईयर का इनफ्लो आउटफ्लो दिया हुआ है, ठीक है। निगेटिव मतलब आउटफ्लो और पॉजिटिव मतलब इनफ्लो, ठीक है, यहाँ पे भी आउटफ्लो। अब देखो ये दिया हुआ है, ये इंडियन में है और ये अफ्रीकन में है, बट सब में क्या है, सब रियल टर्म्स में, सब में क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्सवाई लिमिटेड अज्यूम्स द 3 नॉमिनल कैश फ्लोज विल कंटिन्यू टू बी अर्न्ड ईच ईयर इनडेफिनिटली, मतलब क्या बोल रहा है, 3 साल के बाद जो आगे के इनकम होने वाले वो सेम होंगे जो ईयर 3 में होंगे, जो ईयर 3 में जो इनकम होने वाला, जो भी कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो जो भी होने वाला है, आगे के फ्यूचर ईयर में भी वही इनफ्लो होने वाला, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट बताऊंगा क्या होता है, इट इवेलुएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लोस एंड नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज अफ्रीकन करेंसी दिया हुआ 6 to 1 रुपीज 1, मतलब 1 रुपया इजकल टू अफ्रीकन करेंसी कितना है, 6 रुपीज है, ठीक है, 6 अफ्रीकन करेंसी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एनपीवी में निकालना है, मतलब सारे जो भी है उसको पुल करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात तो जो कैश फ्लो दिया हुआ है इनफ्लो आउटफ्लो, उसको आप क्या करोगे, रियल टर्म्स में लेके आओ, रियल टर्म्स में दिया हुआ है तो नॉमिनल टर्म्स में लेके आओगे, ठीक है। कैसे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। अब ये जो अफ्रीकन जो है कैश इनफ्लो आउटफ्लो, ठीक है, इसको हमको अभी ये ईयर 1 का है, 0th ईयर में तो ये आ जाएगा, ये रेट आ जाएगा, ठीक है, ₹1 इक्वल टू 6 अफ्रीकन करेंसी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटू 6 करेंगे हो जाएगा। बट ये आगे वाली करेंसी के लिए फेयर फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा, तो पहले तो फेयर फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात वो कर लेते पहले, ठीक है। ₹1 इक्वल टू अफ्रीकन करेंसी 6 है, ये करंट रेट है। अब 1 साल बाद का रेट निकालना है तो इन्फ्लेशन लगा दो, अब इंडिया में 10% का है, ₹1 में 10% हो जाएगा और ₹6 में 40% हो जाएगा, ये अफ्रीका का है, ठीक है। तो 6 अफ्रीकन करेंसी कितना हो जाएगा, प्लस 40% करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर ये AR 8.4 हो जाएगा अफ्रीकन रैंड से, एंड इंडिया में 1 रुपया 10% के हिसाब से 1.1 हो जाएगा। कहां से पता चला, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 40% है अफ्रीका में एंड इंडिया में 10% है, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो 1.1 रुपीज इक्वल टू 8.4 AR, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ₹1 हमको चाहिए, हमको 1.1 थोड़ी चाहिए, तो ₹1 कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AR आ गया, ₹1 इक्वल टू 7.6364, ये 1 साल के बाद रेट होगा। सेकंड ईयर में क्या होगा सर, तो इसमें वापस इन्फ्लेशन लगा दो, ₹1 इक्वल टू इतना AR है आफ्टर 1 ईयर। सेकंड ईयर का निकालना है तो इसमें 1 साल का और एडजस्टमेंट कर दो, प्लस 10% प्लस 40%। अगर इन्फ्लेशन का रेट चेंज हो गया तो यहाँ पे वो वाला इन्फ्लेशन लेते थे, ठीक है, इतनी सी बात, सिंपल सी बात थी। तो 1.1 इक्वल टू ये AR 10.6910, तो इसको वापस से ₹1 चाहिए अपने को, तो डिवाइड कर दो, ये 1.1 है ना, तो ₹1 चाहिए पर अपने को, तो 1.1 इक्वल टू इतना, अपने को 1 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 कितना होगा, तो ये आ गया तुम्हारा सेकंड ईयर का रेट, ठीक है। अब ये सेकंड ईयर का रेट सेम एज इट इज, उसमें इन्फ्लेशन मार दो तो थर्ड ईयर का रेट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ईयर में अगर इन्फ्लेशन चेंज होगा तो इन्फ्लेशन रेट चेंज हो जाएगा, 10-40 नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ये रेट निकालना तो आपको आ गया होगा, पहले भी हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं, ठीक है। तो इजी वे था, 3 साल का रेट निकल गया, ठीक है। अब कैश फ्लो जो रियल टर्म्स में दिया उसको नॉमिनल टर्म्स में लेके आ जाओ, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अपने माइंड में सोचो, मेरे को एनपीवी निकालना है, सारे कैश फ्लो को पुल करना है, कैश फ्लो को पुल करने से पहले कैश फ्लो नॉमिनल टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है, अब पुल कर लेंगे। बट अफ्रीका वाला करेंसी तो इंडियन रुपीज में होना चाहिए, क्योंकि इंडियन के रेट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, तो पहले तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए रेट चाहिए अपने को। तो ये आपके दिमाग में माइंड में एक बार बन जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा पहले क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, ठीक है। अब कैश फ्लो इन इंडिया देखो, कैश फ्लो इन इंडिया दिया हुआ है 50,000, 1,500, 2,000 एंड 2,500, बट ये रियल टर्म्स में 50,000, 1,500, 2,000 अपने को नॉमिनल टर्म्स में चाहिए, तो नॉमिनल टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रियल टर्म्स में जो अमाउंट दिया उसके ऊपर इन्फ्लेशन मारना पड़ेगा, तो हो जाएगा, ठीक है। अब नॉमिनल टर्म्स में कैसे करेंगे, 0th ईयर में तो कोई इन्फ्लेशन नहीं, तो ये 50,000 सेम टू सेम है, ठीक है। 1,500 ये तो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर 1,500, तो 1 साल का इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा, तो 10% इंडिया में इन्फ्लेशन, तो 1,500 प्लस 10%, 1,650 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 2,000 है बट इन्फ्लेशन नहीं लगा, तो 2 साल का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा, तो 2,000 प्लस 10% करो, प्लस 10% करो, तो आ जाएगा 2,420। कैसे हुआ सर, अब इसको कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 2,000 कैल्सी में लो, प्लस 10% करो, प्लस 10% करो, तो आ जाएगा 2 साल सर, क्योंकि 2 साल का अमाउंट दिया ना, तो 2 साल के बाद का अमाउंट चाहिए, तो 2,000 तो रियल टर्म्स मतलब कोई इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, तो 2 साल का इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा। अब थर्ड ईयर में है 2,500, तो इसमें प्लस 10%, प्लस 10%, प्लस 10%, 3 बार करोगे तो आ जाएगा ये, तो नॉमिनल टर्म्स में हमारा ये अमाउंट आ गया। सेम अफ्रीका वाले में करो, रियल टर्म्स में दिया हुआ है
2,50,000 70 90, ठीक है, 2 लाख निगेटिव है, बाकी तीनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करो, नॉमिनल टर्म्स में दिया हुआ है, रियल टर्म्स में दिया है, इसको नॉमिनल टर्म्स में लेकर आ जाओ। तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं लगेगा, जीरोथ ईयर में, सॉरी जीरोथ ईयर में कुछ नहीं लगेगा। फर्स्ट ईयर में 50,000 है, प्लस 40% करना, क्योंकि अफ्रीका में 40% है, तो प्लस 40% करो तो 70,000 आएगा। सेकेंड ईयर 70,000 है, तो 70,000 में 2 बार 40% ऐड करना, प्लस 40% प्लस 40%, कैल्सियम में करो 1,37,200 आ जाएगा, ठीक है। वैसे थर्ड ईयर में 90,000 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, ठीक है, तो ये आ गया। अब सर ये नॉमिनल टर्म्स में अपना आ गया। अब मेरे को इसको इंडियन रुपीस में चाहिए, ये जो आपका करेंसी दिया हुआ है ये तो अफ्रीका में, तो इसको क्या करो, इंडियन करेंसी में लेके आओ। तो रेट मेरे पास है, जीरो ईयर का रेट स्पॉट रेट तो 6 है, फर्स्ट ईयर का रेट हमने यहाँ पे निकाला है, देखो 7.6364 यहाँ पे लिख दिया। सेकंड ईयर का रेट 97190, थर्ड ईयर का रेट ये, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखो 2 लाख ये अफ्रीका में, ठीक है। अब देखो 1 रुपी 1 इज इक्वल टू अफ्रीकन करेंसी 6 है, ठीक है। अपनी मतलब अपना 1 रुपया खरीदने के लिए उनको छह अफ्रीकन करेंसी देने पड़ते हैं, तो जाके उनको 1 रुपया मिलता है, ठीक है। तो 2 लाख कितना होगा, तो 2 लाख अफ्रीकन करेंसी में, ये नॉमिनल टर्म्स वाला देखना, 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख अफ्रीकन अमाउंट, ये अफ्रीकन में, तो रुपी कितना होगा, तो 2 लाख डिवाइड बाय 6 होगा, 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 6, क्योंकि अपना करेंसी बड़ा है तो डिवाइड ही होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये वैसे ही करोगे, सब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 लाख डिवाइड बाय 6 करोगे 33 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना इतना रुपीज इज इक्वल टू 2 लाख अफ्रीकन करेंसी, तो 2 लाख 33 इंटू 6 करोगे तो आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। वैसे 70,000 डिवाइड बाय ये करो तो ये आ जाएगा आपका कन्वर्टेड टू INR, ठीक है। अब 1,37,000 डिवाइड बाय ये करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये डिवाइड बाय ये करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपका INR में अमाउंट आ गया, ठीक है। अब ये INR में अमाउंट आ गया आपका, तो क्या आपके पास इंडिया का नॉमिनल टर्म्स में अमाउंट है? यस सर, इंडिया का नॉमिनल टर्म्स में अमाउंट है अपने पास। क्या अफ्रीका का भी नॉमिनल टर्म्स में अमाउंट है और INR में कन्वर्टेड अमाउंट है? हाँ सर, INR में, तो ये भी INR में नॉमिनल टर्म्स में, ये भी INR में नॉमिनल टर्म्स में, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल INR का पता चल जाएगा कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है। यस सर, तो मैंने क्या किया, INR वाला ये और ये INR दोनों को मैंने ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे 50,000 निगेटिव, यहाँ पे 33 नेगेटिव, तो निगेटिव 88 83 333, वैसे यहाँ पे 1650 और यहाँ पे 9167, तो 7517, ठीक है। टोटल INR में देख रहा हूँ कि इंडियन रुपीज में कितना इनफ्लो आउटफ्लो होने वाला है एवरी ईयर का, ठीक है। तो और नॉमिनल टर्म्स वाला अमाउंट लेना, रियल टर्म्स वाला मत लेना। अफ्रीका का पहले नॉमिनल टर्म्स में चेंज किया, फिर उसको INR में कन्वर्ट कर दिया, तो ये INR अमाउंट और ये INR अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास टोटल इनफ्लो आउटफ्लो जो भी INR में आ गया। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास, ये देखो ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, तो ये क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या तो जो मैं बताता था 20% है, तो 1 रुपया तुम्हारा, देखो यहाँ पे जीरोथ ईयर का तो एक ही रहेगा, कोई रहता नहीं है प्रेजेंट वैल्यू, ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में 83 30। अभी ये फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट देखो 20% है ना, तो 1 रुपया तुम्हारा कितना हो जाएगा 20% के हिसाब से 1.20 हो जाएगा। तो 7517 ये 1 साल बाद का अमाउंट है, तो ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7517 डिवाइड बाय 1.2, तो आएगा तुम्हारा 6262, ठीक है। तो ये आ गया 6262, वही है। अब ये फैक्टर दिया होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो अभी देखो 1 डिवाइड बाई 1.20 यही है, 0.33 होता है, ये तो अभी इसके पहले वाले में बताया था, पूरा तो खोल के बताया था कि कैसे होता है आपका, ठीक है। तो वैसे सेकंड ईयर का अब 11697 डिवाइड बाय 1.2, अब वापस से डिवाइड बाय 1.2, तो एक बार और इक्वल टू दबा दो, 8122 आ रहा है यहाँ पे, ये क्या फैक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया ना, तो 8118, 2-4 रुपए का फर्क आएगा। और ये 16637 ये आ गया तुम्हारा 96। अब ये सारे प्रेजेंट वैल्यू में आ गए, अब इसको सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो टोटल आ गया 59,320 प्रेजेंट वैल्यू में आ गया अमाउंट, ठीक है, निगेटिव आया, ठीक है। अब ये लोग ने क्या बोला, ये जो थर्ड ईयर का जो कैश फ्लो, अब देखो इसमें INR और ये दोनों इंक्लूड है ना, अफ्रीका भी और वो भी सब इंक्लूडेड है, तो इन्होंने बोला जो थर्ड ईयर का जो इनफ्लो होगा ना, वो आगे चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें आगे इन्फिनिटी टाइम तक आपको वही पैसा मिलने वाला। मतलब क्या बोलना चाह रहे, थर्ड ईयर में 16,637 का पैसा मिला, तो फोर्थ ईयर में भी यही इनफ्लो होने वाला है, फिफ्थ ईयर में भी यही इनफ्लो होने वाला है, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, फिफ्थ ईयर में भी यही इनफ्लो होने वाला है, सिक्स्थ ईयर में भी यही इनफ्लो होने वाला है, सेवेंथ एट्थ आगे यही इनफ्लो होने वाला है। तो सर इसको कैसे कैलकुलेट किया, अभी ये भी इनफ्लो ही है ना, आपका इनफ्लो ही होने वाला है, तो सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखो ये आपका इनफ्लो होने वाला एट द रेट, कौन से रेट पे खींचना है इसको, 20% के रेट पे खींचना है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये सबको सब सारे को एक एक करके बैठते जाओगे, क्या घिसते जाओगे, कैल्शियम में कितने तक घिंचोगे, इन्फिनिटी टाइम तक डिवाइड बाय करते जाओगे, नहीं। तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट कर लेने का, 6637 ये इनफ्लो है ना, डिवाइड बाय 20% कर दो डायरेक्ट,
डिवाइड बाय 20% करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर का आएगा, मतलब थर्ड ईयर पे बैठा रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 5 6 7 आगे इंफिनिटी तक के सारे इनफ्लोज को एक साथ खींच लिया, तो ये आएगा अमाउंट 16,637 डिवाइड बाय 20% कर दो तो ये आ जाएगा 83,185। इसको ही बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, मतलब जो आगे आपको इनडिफिनाइट आपको जो इनफ्लो होने वाला ना, अगर वो सेम रहता है तो ऐसे ही उसको खींचा जाता है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो जो रेट है आपका 120% से, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो थर्ड ईयर में आया, ये थर्ड ईयर में बैठा हुआ है, अब इसको जीरोथ ईयर में लेके जाना है, तो क्या करोगे, 83,185 डिवाइड बाय 1.2 इक्वल टू 3 बार कर दो, या तो डायरेक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये थर्ड ईयर का फैक्टर आपके पास है ना यहाँ पे 0.579, तो इंटू 0.579 कर दो, तो ये जो अमाउंट आएगा इंटू 0.579 48,164, ये टर्मिनल वैल्यू अमाउंट वाला अमाउंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही किया, 16,637 को डायरेक्ट डिवाइड बाय 28% कर दिया तो ये अमाउंट आ गया। अब ये थर्ड ईयर में बैठा हुआ है अमाउंट, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद से सब चेंज सब सेम इनफ्लो आने वाला है ना, तो थर्ड ईयर पे जो भी खींच के लेके होगा थर्ड ईयर पे अमाउंट बैठेगा, तो इसको लेके आ गया प्रेजेंट वैल्यू पे, तो 48,160। तो दो अमाउंट, एक टर्मिनल वैल्यू आया पॉजिटिव, बट जो अदर जो इनफ्लोज जो दिए हुए थे क्वेश्चन में वो आया निगेटिव अमाउंट, ठीक है, उसके प्रेजेंट वैल्यू को लेके आना है। देखो ये सब प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट है, तो ये सबको ऐड किया था 59,320 निगेटिव आया था। फिर भी अपना टोटल एनपीवी तो निगेटिव ही आ रहा है 11,156, तो करना चाहिए, वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, तो पैसा इन्वेस्ट करके मतलब नहीं, पैसा जाने वाला, डूब रहा है पैसा उल्टा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल से था, पहले तो रेट निकालो तीनों साल का, फिर उसके बाद इंडियन करेंसी है नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, अफ्रीका वाले करेंसी में इसको नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट कर दो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, फिर उसके बाद में उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दो, फिर उसका फिर दोनों इंडियन रुपी में आ गया नॉमिनल टर्म्स में, दोनों का ऐड करो, फिर उसके बाद क्या करो, सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, और टर्मिनल वैल्यू जो लास्ट में अभी देखो वो कब करते, वो तभी करते जब ऐसा बोला रहेगा क्वेश्चन में, यही तो इंपॉर्टेंट लाइन था। ईयर 3 नॉमिनल कैश फ्लो विल कंटिन्यू टू, देखो नॉमिनल कैश फ्लो की बात की, इसके लिए मैंने यहाँ पे नॉमिनल वाले को खींचा है, यहाँ पे जो खींचा था ना ये नॉमिनल वाला ही था ना 16,637, दोनों का नॉमिनल का ऐड किया था। देखो नॉमिनल टर्म्स में ये 99,65 ये था, इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया, तो ये 99,65 और ये 3,327 दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 16,637, तो उसी को खींचा था मैंने। तो वो बोल रहा है नॉमिनल जो भी कैश फ्लो होने वाला है ईयर 3 में टू विल कंटिन्यू टू बी अर्नड ईच ईयर इंडिफरेंटली, हर साल तुमको उतना ही पैसा मिलने वाला, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि 4th ईयर में भी, 5th ईयर में भी, 6th ईयर में भी, 7th ईयर में भी, 8th ईयर में भी, 9th ईयर में भी, ईच ईयर आपको सेम पैसा मिलना है, सबको एक साथ खींचना है। तो कैलसी पे थोड़ी खींचते हो, एग्जाम खत्म हो जाएगा, कैसे करोगे, तो डिवाइड बाय 20% कर दो तो ये आ जाएगा 83,185 इंटू कर दो, आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया बात, दिस क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 बचा आई थिंक, बाकी तो सारे हो गए अपने टीवाई के वाले, फिर इलस्ट्रेशन करेंगे। चलो ये कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट इन यूएस में प्रोजेक्ट करने का सोच रहा है वो, विच विल इन्वॉल्व इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा $1 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल हैव 5 साल का लाइफ रहेगा, करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया है 48 पर $, रिस्क फ्री रेट यूएस में, देखो यूएस में रिस्क फ्री रेट है 8%, मतलब क्या होता है, विदाउट कोई रिस्क के लिए आप 8% कमा सकते हो, मतलब बैंक में डाल दो, गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो 8% कमा लोगे। सेम इंडिया में भी 12%, इंडिया में बोल रहा है विदाउट रिस्क आप 12% कमा सकते हो। कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एज फॉलोज, देखो ईयर 1 में आपको $20 लाख $US पैसा आने वाला है, सेकेंड ईयर में इतना, मतलब इतना इन्वेस्ट करोगे ना बिजनेस में तो इतना पैसा हर साल आपको आने वाला है, ठीक है, इतना दे दिया। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच, देखो एग्जाम में अगर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन करेंसी अप्रोच बोल रहा है। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो भी है, ये भी जो भी रेट दिया हुआ है, क्या करते, जो भी अमाउंट कैश इनफ्लो दिया हुआ है, अगर दूसरी करेंसी में है तो हम लोग क्या करते थे, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते थे, और कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते थे, फिर देख लेते थे उसको, इससे फिर अभी देखो ये भी यूएस में, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो आईएनआर में देख लेंगे खर्चा, और आईएनआर में देख लेंगे टोटल पैसा कितना आ रहा है, माइनस करके चेक कर लेते थे एनपीवी इज पॉजिटिव और निगेटिव, अगर पॉजिटिव तो करेंगे इन्वेस्ट, नहीं पॉजिटिव तो नहीं करेंगे इन्वेस्ट, ठीक है, इतना चेक करते थे। बट क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला रहा है कि यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच, मतलब कि हमको अब इसको कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना, खुद ही बोल रहा है फॉरेन करेंसी अप्रोच, मतलब आप पूरा फॉरेन की तरह से सोचो, मतलब जो डिस्काउंट रेट लोगे वो भी फॉरेन का डिस्काउंट रेट लो, तो ये सबको आपका टाइम बच गया, आपको एक्सचेंज रेट करने की जरूरत ही नहीं है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है इसको, नहीं तो एक्सचेंज रेट हर साल का निकालते बैठते थे, ठीक है, 5 साल का, अब वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, और देख अब प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा, और उसको कंपेयर कर लो, ये $, में, अब ये भी $, में आएगा, तो उसको खर्चा और नुकसान के साथ मैच कर लो, ये खर्चा और वो तुम्हारा टोटल पैसा जितना आया, इनफ्लो आउटफ्लो माइनस कर लो, देख लो पॉजिटिव की नहीं। हाँ, अब इसमें एक चैलेंजिंग बात ये है कि यूएस का डिस्काउंटिंग रेट चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो आगे का बोला है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 14%, बोल रहा है रिक्वायरमेंट आपकी 14% की है ये प्रोजेक्ट से, ठीक है, मतलब अगर ऐसा बोल रहे हो 100 रुपया डाल रहे हो तो 114 रुपया कमाना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि 114 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ तो 100 रुपया आना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 14% का आपका
क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। अगर उससे कम है तो नहीं, तो मतलब घींचना 14% से, लेकिन अगर वो इंडियन रुपये में होता तो घींचते 14% से। ये तो इंडियन एक्सचेंज रेट का, इंडियन डिस्काउंटिंग रेट बताया हुआ है। हमको खींचना डॉलर का है और तुम उसको इंडियन डिस्काउंट रेट से करोगे, क्या गलत हो जाएगा। तो सर क्या करने का, देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करने का, यूएस का डिस्काउंटिंग रेट फॉलो निकालो। अब कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में 100 रुपये आज इन्वेस्ट कर दे तो ये विदाउट रिस्क 12% है। देखो ना, विदाउट रिस्क 12% है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इंडिया इज 12% आर रिस्क फ्री रेट। तो विदाउट रिस्क इंडिया में 100 रुपया 112 रुपया हो जाता है विदाउट रिस्क, ठीक है। बट 112 से और आगे थोड़ा कमाना है, मतलब 14% कमाना है, 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा नो डाउट। बट 2%, 2 रुपया अगर कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितना परसेंट का रिस्क लेना पड़ेगा वो चेक कर लेते हैं। देखो अब 100 से 112 तो कमा सकते हो विदाउट कोई रिस्क लिए। अब 112 से 114 जाना है तो 2 रुपया आपको कमाना है 112 लगा के, ठीक है। 2 रुपया कमाना है, 112 तो ऐसे ही कमा लिया, तो 2 रुपया और कमाना है। तो हाथ में तो 112 ना, 112 लगा के 2 रुपया और कमाओगे, तो 2 रुपया और कमाना है 112 लगा के। तो कितना परसेंट आप कमा रहे हो, कितना परसेंट मतलब प्रीमियम ले रहे हो, कितना परसेंट प्रीमियम ले रहे हो। देखो 2 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, 1.7857%, ठीक है। तो 112 में आप ये ऐड करो प्लस 1.7, 112 प्लस 1.7857%, तो क्या 113.99 मतलब 114 हो जाता है। यस सर हो जाता है। तो इतना ये प्रीमियम है आपका, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेना है तो ये प्रीमियम है आपका, ठीक है। इतनी बात है। देखो ना 2% का रिस्क है ना, 112 114 मतलब 12% विदाउट रिस्क, 14% है। देखो ना 14% का है ना, ये कितना है 100 से 114, देखो दूसरे कलर से करता हूँ, 100 रुपये से 114 बन रहा है, मतलब 14 रुपया कमा रहे हो आप, ठीक है। दिस इज 14% आप कमा रहे हो, 14% कमा रहे हो। उसके लिए एक्स्ट्रा रिस्क कितना ले रहे हो, 12% तो रिस्क है विदाउट रिस्क, मतलब 12% तो कमा रहे हो विदाउट रिस्क, तो 1.785% ये एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो, तो जाके आप 2 रुपया और एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो, 114 रुपया कमा रहे हो, ठीक है। 112 पे कमा रहे हो ना 114, तो इतना का रिस्क ले रहे हो 1.785। तो अब यूएस की बात करते हैं। यूएस में 100 रुपया विदाउट रिस्क कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। देखो 8% है ना, विदाउट रिस्क 8% है, तो 100 रुपया विदाउट रिस्क 108 हो जाएगा। अब हमको चाहिए, देखो हमारा इंडिया का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 14% था, 114 अपने को कमाना था, ठीक है। तो यह 112 से 114 कितना होता है, 1.7857%। 112 पे 1.7857% करेंगे तो 114 तक पहुंच जाएगा। तो 108 पे भी सेम ऐसे ही करो, प्लस 1.7857% करो, क्योंकि वही सेम इंडिया से मैच कर रहा है ना। तो 108 प्लस 1.7857% करो, तो यह आपका बन जाएगा 109.9, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, 109.9। तो ये तो मैंने सेम सेम लिया, क्योंकि ये इंडिया में भी, अभी देखो इंडिया में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%, तो वहां कितना होना चाहिए, वहां पे भी यही होना चाहिए 1.7857%। ऐड करेंगे तो 109.9, मतलब 100 रुपया से मुझे कमाना है 109.9, मतलब 9.9 रुपीज कमाना है। तो ये कितना परसेंट होता है 100 का, 9.9% होता है ना, 100 प्लस 9.9%, 109.9, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। देखो 100 रुपये से 114 तक मुझे पहुंचना है, 14 रुपया मुझे कमाना है, 14% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब वो पहुंचने की दूरी बताओ कैसे तय कर रहे हैं। 100 रुपये से 112 तो फ्री विदाउट रिस्क अपन कमा ले रहे, ठीक है। 112 से 114 तक पहुंचना है तो 1.7857% का प्रीमियम देना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो यही सेम प्रीमियम यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, 100 से 108 तो फ्री में। अब 108 के ऊपर और कितना कमाना है, 108 के ऊपर 1.7857% कमाना, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इनफ्लो एज पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यही डिस्काउंटिंग रेट होगा, ठीक है, 109। तो 100 रुपया बना 109.9, मतलब कितना एक्स्ट्रा बना, 9.9 रुपीज कमाए यूएस के हिसाब से, ठीक है। तो कितना परसेंट है, 9.9, तो आपका 9.9 क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंटिंग रेट हो गया। अब ऐसे मत कर लेना कि 8 ये इंडिया में 12%, अगर रिस्क फ्री रेट है तो 14%, ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंटिंग रेट है, तो वहाँ पे 8% है, तो यहाँ पे कितना, ऐसा मत कर लेना, मार खाओगे। अरे हर जगह क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, गलत हो जाएगा। 112 पे 114 हो रहा है, 100 पे अगर ऐसा होता तो कर लेते थे, बट 100 पे नहीं है, 112 पे आप 114 तक जा रहे हो। 112 तो फ्री में कमा रहे हो, तो 112 जेब में रख के क्या घूमोगे क्या, 112 डालोगे, 114 कमाना है, 2 रुपये और एक्स्ट्रा कमाना, तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करोगे ना, सिंपल सी बात है। हाँ, तो अभी ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया 9.9%। तो अब जितने भी ये है, अब तो काम ही सिंपल होगा, सिर्फ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही सिखाना था इसमें। अब जितने भी ये है कैश इनफ्लो से उसको पुल कर लो, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ। कौन से रेट से आएगा, ये आएगा @ 9.9,
9% से, ठीक है। तो देखो 20 लैक्स, 1 रुपया कितना हो जाएगा, 1.099 होगा ना, 1 + 9.9%। 1 रुपया तुम्हारा आफ्टर 1 ईयर 1.099 हो जाएगा। तो आफ्टर 1 ईयर का दिया हुआ है $20, तो ये कितना हुआ, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 20/1.099, तो आ गया 18.20, ठीक है, 18.198, तो 18.20। अब सेकेंड ईयर का करना है, तो क्या करोगे, 25 लैक्स डिवाइड बाय 1.099 इक्वल टू आ गया, एक बार इक्वल टू दबा दो, 20.70, ठीक है। तो या तो ऐसा कर लो, ये नहीं समझ में आता तो लेमन लैंग्वेज समझ में आता ना, 1 रुपया तुम्हारा 2 साल के बाद कितना होगा, तो 1 + 9.9% प्लस 9.9%, 1 + 9.9% तो हो जाएगा 1.2078। ये आफ्टर 2 ईयर है, तो 2 ईयर का अमाउंट पता है 25 लाख। अब देख किसी को कुछ भी नहीं आता ना, तो ये तो समझ में आएगा, 1 रुपया तुम्हारा 2 साल के बाद इतना हो जाएगा, तो 2 साल का अमाउंट पता है 25 लाख, तो ये कितना हो जाएगा करंट वैल्यू, तो 25 / 1.2078, 20.70, ठीक है, 20.70। तो ऐसा एक एक करने बैठोगे, टाइम है क्या एग्जाम में, नहीं है ना, तो इसको क्या करो, डायरेक्ट करो। अभी डायरेक्ट कैसे करने का सर, देखो थर्ड ईयर का निकालना है, तो 30 / 1.099 लो, ये तो फर्स्ट ईयर का है, 1.099 करो, तो ये फर्स्ट ईयर 1 साल का लग गया। एक और बार इक्वल टू दबाओ, सेकंड ईयर में आ गया, एक और बार इक्वल टू दबाओ, थर्ड ईयर में आ गया, ठीक है। तो थर्ड ईयर को खींचना था ना, तो 22.59 आ गया, 22.60, ठीक है। वैसे फोर्थ फिफ्थ तो आ गया आपका 120.10, सबको प्रेजेंट वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया, सबको पहले तो खींच लिया, ये आ गया, अभी सबको प्रेजेंट वैल्यू को ऐड किया, तो 120.10। और इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, 110 पॉइंट, आज का खर्चा, ये आज का खर्चा, ये आज का अर्निंग है, ठीक है, 5 साल के अर्निंग को लेके आ गया प्रेजेंट वैल्यू पे। तो आपका 10.01 लैक्स आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इन पॉजिटिव, प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मॉड्यूल में ये मिलियंस पे लिखा है, तो क्या करोगे, 1.001 मिलियन, ठीक है। एक और डिसमलो यहाँ पे लिखा जाओ, मतलब डेसिमल पीछे लेके आ जाओ, हो गया खत्म, आगे लेके आ जाओ, मतलब ठीक है। तो दिस डन, आपका टीवाईके वाला क्वेश्चन सारे डन हो गए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, चलो देख लो। एक्स लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन एंड प्लानिंग टू इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट यूएस में सोच रहा है कि हम लोग क्या करें, बिजनेस जाके स्टार्ट करें, ठीक है। फॉर द प्रपोजल प्रोजेक्ट इट रिक्वायर्स $10 मिलियन उसको चाहिए, ठीक है। नेट ऑफ इश्यू एक्सपेंस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट को हटा के चाहिए 10 मिलियन, ठीक है। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, तो उसको $10 मिलियन कैसे मिलेगा, मुझे एक बात बताओ। देखो 2% आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है, 100 रुपया आपके पास आएगा, तो 98 रुपीज ही हाथ में बचेगा, ठीक है। बट उसको चाहिए 100 रुपया, उसको 98 रुपीज नहीं चाहिए, उसको 100 रुपया चाहिए, मतलब कि ये जो $10 मिलियन है वो 98% है, क्योंकि 2% तो कॉस्ट लग जाएगा, तो 100% कितना, बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10/98% करोगे, आ जाएगा। तो 10.204 मिलियन उनको $10.204 मिलियन कलेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, तो उसको $10 मिलियन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10.204 में से माइनस कर दो 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट तो 9.99 है, मतलब $10 मिलियन अपने को मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट इट प्रोपोजेस टू इशू जीडीआर, ठीक है, जीडीआर इशू कर रहा है। अब लोगों, मतलब लोगों से पैसा चाहिए, तो अभी ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे इंडिया में शेयर इशू होते हैं, यू एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ जीडीआर, बोल रहा है कितने जीडीआर इशू करे, तो जितना पैसा चाहिए डिवाइड बाय, अभी पैसा इतना चाहिए, डिवाइड बाय एक जीडीआर का कॉस्ट निकालेंगे, एक जीडीआर का कॉस्ट डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा नंबर ऑफ जीडीआर एंड द कॉस्ट ऑफ द जीडीआर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉस्ट ऑफ फंड कितना लग रहा है वो देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ जीडीआर इज 250, बोल रहा है मार्केट प्राइस है 250 रुपीज एंड 100 रुपीज फेस वैल्यू, ठीक है। 2 शेयर सेल अंडरलाई इच जीडीआर, एक जीडीआर में 2 शेयर्स रहेंगे, देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जीडीआर है तुम्हारा, इसके अंदर 2 शेयर्स रहेंगे, एक शेयर 250 का, एक शेयर 250 का, ठीक है। तो 500 का हो गया, बट क्या बोल रहे हैं, एंड शेल बी प्राइस एट 10% डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस है बट हमको डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा, तो ये 250 कितना हो गया, 500 का हो गया, बट हमको 10% डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा, तो 450 का रुपीज मिलेगा, ठीक है, 450 रुपीज मिलेगा। अब ये तो रुपीज में, पर डॉलर में अपने को पैसा चाहिए डॉलर में, तो इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो, $1 इज इक्वल टू कितना रुपया दिया, देखो एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट इज 60 रुपीज, ₹60, ठीक है। तो ₹450 कितना हो जाएगा, ये बता दो, 450 डिवाइड बाई 60, 450 डिवाइड बाई 60, $7.5, डॉलर 7.5। तो एक जीडीआर का कॉस्ट है, ये एक जीडीआर का कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब इशू प्राइस है, इशू प्राइस ऑफ अ जीडीआर, एक जीडीआर का इशू प्राइस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो अब हमको देयर फोर टोटल नंबर ऑफ जीडीआर
अरे यार इतनी इंग्लिश देखो टोटल पैसा कितना चाहिए 10.204, तो $10.204 पैसा चाहिए, और एक GDR है $7.5, ठीक है, ये 705 नहीं है दोस्त, 7.5, ठीक है, डिवाइड बाय बोलोगे सर आपका 7.5, तो नंबर ऑफ GDR बता दो, 10.204 डिवाइड बाय 7.5, ये आपका आ गया 1.3605 मिलियन, इतना GDR आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है, डॉलर। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया आपका नंबर ऑफ GDR टू बी इशूड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड निकालना, ठीक है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी पेड 20% विद ग्रोथ रेट ऑफ 12%, ग्रोथ रेट है 12%, एंड डिविडेंड आप बोल रहे हैं 20% एक्सपेक्टेड दिया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही दिया, तो अपने को कॉस्ट निकालने के टाइम पे वही चाहिए रहता है। देखो अब मैं बताऊंगा कैसे अभी खोल के बताऊंगा पूरा। देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 20%, फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो 20 रुपीज मिलेगा, बट एक GDR में तो दो शेयर है, तो इंटू 2 करो, तो टोटल डिविडेंड दोगे आप 40, दिस इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, 40 रुपीज आप डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, कंपनी डिविडेंड दे रही है 40 रुपीज, सामने वाले से कितना ले रही है, एक GDR के पीछे पैसा कितना ले रही है, कितना 450 ले रही है क्या, अरे 450 भी नहीं आ रहा है, 10% डिस्काउंट भी इश्यू करके 450 भी नहीं आ रहा है, 450 में 2% तो फ्लोटेशन कॉस्ट चले जा रहा है, तभी तो हम लोग ने इतना इशू किया 10.204, तभी तो 1.36 इशू किया, ताकि पैसा ज्यादा है, ठीक है, तो -2% कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मिलियन अपने हाथ में आ जाएगा, तो 450 भी नहीं आएगा, 450 -2%, इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स इंग्लिश में। नेट प्रोसीड्स कितना होगा, 450 माइनस 2%, 441 रुपीज, ठीक है, पैसा इतना ही आएगा। इतना पैसा तुम एक जन से ले रहे हो GDR के पीछे, और एक GDR के पीछे उसको 40 रुपया भी दे रहे हो डिविडेंड, तो कॉस्ट कितना बैठ रहा है, 40 डिवाइड बाई 441 इंटू 100, 40 रुपीज डिविडेंड दे रहे हो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 441 रुपीज के ऊपर, तुम 441 ले रहे हो और 440 रुपीज उसको डिविडेंड दे रहे हो, तो कितना % पैसा दे रहे हो, 9 पॉइंट, देखो यहाँ पे 9 पॉइंट, अरे भाई मेरे 9.07%, ठीक है, ये तो हो गया डिविडेंड वाला कॉस्ट, और 12% वो कहाँ से कमा रहा है, ग्रोथ रेट से भी कमा ले रहा है, तो प्लस 12% और कमा ले रहा है, तो कितना कमा रहे हो, +12 1921.07, तो ये होगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ फंड। देखो ये कुछ अलग नहीं किया हुआ है, अभी देखो ये कैसे आता है, देखो सिंपल सी बात है, 5 मिनट देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो। देखो कोई भी पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आना, ये आएगा तो सब कुछ आएगा। अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, तो दो जगह से कमाता है, एक तो डिविडेंड से कमाएगा, प्लस ग्रोथ से कमाएगा, ठीक है, डिविडेंड से ग्रोथ से, कंपनी छोड़ेगा तो अलग बात है, अभी डिविडेंड से और ग्रोथ से कमाएगा, तो डिविडेंड पैसा कुछ डाल के कमाएगा, समझ लो पैसा कुछ डाल के कमाएगा, इसने इन्वेस्टमेंट किया, इंग्लिश में लोग लिख दो इन्वेस्टमेंट, तो कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो डिविडेंड उसको जो मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न हो गया। और ग्रोथ कैसे होता है दोस्त, ग्रोथ कैसे होता है, जो आज का प्राइस चल रहा है -P0, कैपिटल के नीचे को बोलते हैं ना, जो आज का प्राइस चल रहा है और जो उसने खरीदा था उसको समझ लो इन्वेस्टमेंट वाला प्राइस P0, ठीक है, तो डिवाइड बाय P0 इन्वेस्टमेंट प्राइस, ठीक है, तो आज चल रहा है 500 रुपया, उसने खरीदा था 450 में, तो 50 रुपया कमा लिया, किसके ऊपर, 400 के ऊपर, ठीक है, यही मैंने बोला ना, 400 450 बोला ना, 450 और 400, तो 50 रुपये उसने कमा लिया 400 रुपये इसके ऊपर, 450 400 डिवाइड बाय 400, तो ये कितना % ग्रोथ हुआ, 50 डिवाइड बाय 400, तो 12.5%, तो 12.5% तो उसने ग्रोथ से कमा लिया, और डिविडेंड समझ लो मिला होगा 40 रुपया फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तो 40 डिवाइड बाय 400 इन्वेस्ट किया था उसने, तो 10% उसने डिविडेंड से कमा लिया, तो उसका रिटर्न उसने कमाया कितना, 22.5%, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया, तो डिविडेंड कैसे निकलता है, डिविडेंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट को समझ लो P0 प्राइस जिसपे उसने पैसा डाल के खरीदा था, तो एक शेयर के ऊपर डिविडेंड मिला, एक शेयर उसने P0 पे खरीदा था, P0 इज प्राइस, प्लस ग्रोथ से भी कमाया, तो ग्रोथ P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0, तो एक तो ये कमाई हो गई ग्रोथ वाली, और एक ये कमाई हो गई डिविडेंड वाली, तो ये हो गया उसका रिटर्न के ही समझ लो, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। नीचे P0 सेम दिख रहा है कि नहीं, तो D1 प्लस P1 माइनस, अरे देखो ना, D1 डिवाइड बाई P0, इसको क्या बोलते हैं, जी इसको बोल दो P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0, ये ग्रोथ ही तो होता है, ये ग्रोथ ही निकालने का तो फॉर्मूला है ये, तो ग्रोथ हो गया आपका, ठीक है, इज इक्वल टू के। अब ये ग्रोथ को उस साइड लेके चले जाओ, तो के ई माइनस जी हो गया, इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। अब आपको P0 अगर निकालना है तो P0 को उस साइड ले लो, और ये हो गया D1 अपॉन
के ई माइनस जी। अब देखो बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो गया आपका फॉर्मूला निकल के, यही तो फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो। अब देखो यहाँ पे D1 दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ था 40, के ई दिया है, नहीं के ई तो निकाला, ग्रोथ दिया, हाँ दिया है 0.12, P0 दिया, हाँ दिया है 441। अब इसको रखो, चलो रखो इधर उधर लेके जाओ, 40 डिवाइड बाई, अभी ये देखो क्या कर रहे, के ई माइनस जी को मैं यहाँ पे लेके आया, जी मतलब वही 0.12, और ये क्या है 40 डिवाइड बाय 441, ये किया, पहले यही तो मैं निकाला, यही तो डिविडेंड था, 40 डिवाइड बाय 441, 0 × 100 कर दोगे तो आ जाएगा 9.07%, यही तो पहले निकाला, प्लस 12% ऐड कर दिया, तो ये क्या करोगे, ये करोगे तो यही आएगा 0.90, यही आएगा ना, डिवाइड बाय 100, 0.09 आएगा, और 12 को उस साइड लेके चले जाओ, के ही आ जाएगा, प्लस 0.12, तो 21 पॉइंट, मतलब वही आ जाएगा 0.21 प्लस 0.12, 0.2107। अब इसको परसेंटेज में लिखना है तो 21.07, यही तो है तुम्हारा, यही फॉर्मूला घुमा फिरा के आता है। मैं सिंपल से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना था ना, तो मैं ये हार्ड कोर ये सब नहीं समझता, मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बताने आता है। देखो सिंपल सी बात है, 40 रुपये डिविडेंड दे रहे हो 441 के ऊपर, तो कितना पैसा कंपनी का लग रहा है, 9.07% कंपनी का खर्चा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड, 12% ग्रोथ से कमा ले रहा है, तो टोटल 21.07। अरे ग्रोथ से कमा ले रहा है मतलब ग्रोथ भी तो कंपनी करेगी ना, कंपनी का तो खर्चा, तो 21.07% कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन डन, समझ गया होगा एकदम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। Opus Technologies Limited, an Indian IT company, is planning to make an investment through a wholly owned subsidiary in a सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन चाइना विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के लिए जाने का है, उसके बाद तो काम करने का नहीं, प्रोजेक्ट 2 साल का ही है। ठीक है, द इन्फ्लेशन इन चाइना इज एस्टिमेटेड 8% का इन्फ्लेशन है चाइना में। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द ईयर एंड, जो भी पैसा है वो एक साल के बाद में आ रहा है, एट द ईयर एंड आ रहा है। ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज यान 30 lakhs लग रहा है, विल बी इन लैंड में पैसा लगेगा 30 लाख का। ठीक है, द लैंड विल बी सोल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 35 लाख में, 35 येन में बेच देंगे। किसको, 35 लाख येन में लैंड को बेच देंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो तुम यान को बेच दोगे 35 लाख डॉलर में, सॉरी 35 लाख यान में। ठीक है, ये सेल हो जाएगा, कॉस्ट लगा था 30 लाख का, 30 लाख यान का। ठीक है, 5 लाख यान का गेन हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे टैक्स रेट अप्लीकेबल इन चाइना, कैपिटल गेन जो भी है, टैक्स रेट फॉर इनकम एंड कैपिटल गेन दोनों के लिए 25% है चाइना में टैक्स। तो 5 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा 1,25,000 यान। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो तुम्हारे हाथ में 35 लाख आया था बेचने के बाद, और 1,25,000 गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, तो तुम्हारे हाथ में आएगा कितना, रियलाइज्ड कैश 33,75,000। इतनी बात समझ में आती है। अरे देखो ना, 35 लाख में तुमने बेचा, 30 लाख कॉस्ट था, 5 लाख का गेन हुआ, 5 लाख के ऊपर गवर्नमेंट मांग रही है 1,25,000। तो तुमने आज बेचा, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में तुमने बेचा, तुम्हारे हाथ में आया 35 लाख रुपया, गवर्नमेंट टैक्स ले ली 1,25,000, तुम्हारे हाथ में बचा कितना, 33,75,000। देखो ना, 35 लाख आया, गवर्नमेंट टैक्स लेके चली गई, तो बचा कितना, 33,75,000। इतनी बात समझ में आती है सर। नेक्स्ट आगे देखो, द प्रोजेक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एक लगेगा 15 लाख का लगेगा, ऑफिस कॉस्ट लगेगा, एंड द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिशिएटेड SLM बेसिस पे। सर लैंड क्यों नहीं डेप्रिशिएट, लैंड डेप्रिशिएट होता है कभी, सोचा कभी, लैंड डेप्रिशिएट नहीं एप्रिशिएट होता है, तभी तो 35 लाख का लैंड 35 लाख में बेच रहे। तो एक ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स ये लोग खोलेंगे 15 लाख का, द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिशिएटेड होगा ओवर 2 ईयर्स एंड 0 सैलवेज है। लास्ट में बोला कॉम्प्लेक्स बेच देंगे 5 लाख में, ओहो क्या बात है। तो 5 लाख का कॉम्प्लेक्स तुमने बेचा यान में, कॉस्ट तो उसका कुछ बचा नहीं, WDV 0 हो गया ना, क्योंकि अरे कॉस्ट आप बोलोगे सर स्टार्ट में लगाया, उसका तो डेप्रिशिएशन ले लिया ना हर साल, सर इसका क्यों नहीं, अरे अभी बोला लैंड का डेप्रिशिएशन नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स तुमने खोला था, हर साल 2 साल डेप्रिशिएशन ले लिया, WDV 0 हो गया। ठीक है, यूज करने के बाद, अरे देखो ना सिंपल सी बात है, मैंने फर्नीचर लगाया ऑफिस में सब कुछ, ठीक है, अब उसका डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहा हूँ, उसका WDV हो गया एट द एंड 2 साल के बाद 0, उसके बाद मैंने फर्नीचर बेच भी दिया, उससे भी कमा भी लिया, तो वो पूरा नेट इनकम हुआ ना मेरे लिए। तो 5 लाख पूरा मेरा नेट इनकम है। हाँ WDV कुछ बचा होता तो माइनस कर देता, लेकिन कुछ बचा ही नहीं है। 5 लाख का तुमको गेन हुआ, 1,25,000 गवर्नमेंट लेके जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे हाथ में आया था 5 लाख, 1,25,000 गवर्नमेंट लेके गए, तुम्हारे हाथ में बचा कितना, 3,75,000। अरे ऐसा क्यों बता रहे हो सर, बता रहा हूँ ना क्यों बताता हूँ। तो ये हो गया आपका ये वाला पैराग्राफ खत्म। ठीक है, आगे क्या बताया, ये वाला पैराग्राफ बाद में करते हैं, ये वाला पैराग्राफ देख लो। द एनुअल सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू 10,000 यूनिट, हर साल 10,000 यूनिट तुम्हारा बिकेगा। एक यूनिट का दाम होगा 500 यान पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट बिकेगा 500 यान में। द प्राइस ऑफ यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जैसे से होगा प्राइस तुम्हारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये तो आज का रेट है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स का 40%। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 22 lakhs पर ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। रेट दिया हुआ टैक्स का, एक यान
का वैल्यू दिया हुआ है ₹9.5, मतलब अगर हमको एक चाइना का करेंसी खरीदना है ना, हमको 9.5 रुपीज देना पड़ेगा, मतलब वो लोग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज 12%, 10%। तो ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो आप इसको यूज करके क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आगे का एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो, ठीक है। एंड द इंटरनेशनल पैरिटी, अभी देखो इंटरनेशनल पैरिटी कंडीशंस होल्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो इन चाइना एंड डिटरमाइन एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, determine whether opposed stakeholders should go for the project or not, assuming that there is restriction on transfer of fund from China to India nor any charges, ठीक है। चलो सब के सब पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपन लोग यूज कर लेंगे। 2 साल का है तो 2 साल का एक बार रेट भी निकाल लेते हैं, रेट यूज हो सकता है कहीं पे भी, ठीक है। तो एक यान इजकल टू 9.5, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12%, इंडिया में 12%, चाइना में 10%, ठीक है। तो इंडिया का 9.5 एक साल के बाद कितना हो जाएगा, 12% ऐड करो 10.64 हो जाएगा। चाइना का एक यान कितना हो जाएगा, 1.10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 यान इजकल टू कितना होगा आफ्टर 1 ईयर, 9.67। अब ये एक साल का रेट है, तो एक साल के रेट में वापस से इंटरेस्ट रेट लगा दो तो ये सेकंड ईयर का आ गया, सेकंड ईयर का रेट आ जाएगा। बट ये 1.1 इजकल टू इतना है, बट अपने को 1 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 9.85। तो फर्स्ट ईयर का रेट आफ्टर 1 ईयर रेट हो जाएगा 1 यान इजकल टू 9.67, 2 ईयर के बाद रेट हो जाएगा 9.85 एंड फर्स्ट ईयर में तो रेट 9.5, ठीक है। तीनों साल का रेट हो गया, बात हो गई खत्म, ठीक है। हमने लैंड का देख लिया, कंक्लूजन की 35 लाख में अपन ने बेचा, 30 लाख कॉस्ट था, 5 लाख का अपने को गेन हुआ, 1,25,000 तुम्हारा टैक्स गवर्नमेंट लेके जाएगी, तो ये हटा दो इसमें से, तो आ जाएगा 33,75,000। ऑफिस कॉम्प्लेक्स का देख लिया, 5 लाख में तुम बेच रहे हो, जीरो उसका WD बचा है, तो 5 लाख पूरा आ गया, गेन हो गया तुम्हारा 1,25,000, तुम्हारा टैक्स लग गया, तो ये 25% कैपिटल गेन है, रियलाइज हो गया 3,75,000। इतनी बात समझ में आ गई। हर साल अब तुमको पैसा आएगा, यान में चेक कर ले, ठीक है, यान में, क्योंकि ईयर 1 ईयर 2 की बात करते हैं, 10-10 हजार यूनिट बेचा जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, सेलिंग प्राइस इज 500 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 500 पर यूनिट है, बट ये तो अभी का है, अब इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो तो आपका फर्स्ट ईयर का आ जाएगा सेलिंग प्राइस, एंड उसके ऊपर वापस से लगा देंगे तो सेकंड ईयर का आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन कितना था चाइना में, चाइना में इन्फ्लेशन था ना, यहाँ पे दिखा था 8% इन्फ्लेशन है, तो 500 तुम्हारा सेलिंग प्राइस था, 500 तुम्हारा सेलिंग प्राइस था, प्लस 8% कर दो, तो फर्स्ट ईयर का सेलिंग प्राइस 540 प्लस 8% कर दो, सेकंड ईयर का सेलिंग प्राइस 583.20। किसी को तकलीफ है यहाँ तक, नहीं सर कुछ तकलीफ नहीं है। 10,000 इंटू 540 कर दिया अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका 40% तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट था, क्वेश्चन में लिखा था 21,60,000, इसका 40% मारोगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सर, कहाँ पे था, यहाँ पे देखो, किधर गया, देखो यहाँ पे लिखा 40% ऑफ सेल्स इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया, ये भी समझ, ये भी समझ आ गया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या बोल रहा है, अभी कितना फिक्स कॉस्ट 22 लाख है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 22 लाख है, बट ये एक्सपेक्टेड टू राइज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो अभी इसके ऊपर इन्फ्लेशन मानना पड़ेगा, 22 लाख प्लस 8%, 23,76,000 आ गया, प्लस 8% गया। अब इसके ऊपर वापस 8% ऐड कर दो, सेकंड ईयर का आ जाएगा, प्लस 8% कर दो, 25,66,080, सब यान में है, सब यान में, इंडियन रुपीज में कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन 15 लाख का कॉस्ट लगा था ना कॉम्प्लेक्स का, सर इसका डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे हो सर लैंड का, अरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स का ले लो, 5 लाख है, 5 लाख नहीं है भाई, पैसा कितना लगा था फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, 15 लाख का है, ठीक है। तो हर साल 2 साल का ही तो है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो 7.5 लाख डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। सर ये तो कॉस्ट नहीं, हाँ नहीं है कॉस्ट बेटा, बट हम लोग क्या करें, क्यों माइनस करें, क्योंकि हम लोग इसका टैक्स बेनिफिट ले सके। तो 7.5 लाख माइनस कर दिया, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स, 25% टैक्स मार दिया, तो आ गया नेट आफ्टर टैक्स अर्निंग, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दो, क्योंकि ये तो तुम अभी यहाँ पे तो लोग है ना, देखो जीरो थीर में जो खर्चा ले ही रहे हो, तो ये तुम क्या कर रहे हो, नेट देख रहे हो कितना पैसा है, 7.5 लाख ऐड कर दिया, ये आ गया तुम्हारा नेट बेनिफिट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कमाई हुआ 8,35,500, सेकंड ईयर में कमाई हुआ 8,87,350, और जीरो ईयर में पैसा कितना लगा था देखो ना, 35 लाख तुम्हारा कुछ तो लगा था ना, 30 लाख तुम्हारा लगा था लैंड का, और 15 लाख तुम्हारा लगा था इसका, 45 लाख का टोटल खर्चा लगा था, सब यान में, सब यान में 45 लाख, सब फॉरेन की करेंसी में, तो अभी तक एक्सचेंज रेट नहीं आया। अब सेकंड ईयर का ये तुमको ये समझ में आएगा, ये 3 चीज समझ में आया तो बोलो यस, ठीक है। 45 लाख तुमको जीरो ईयर में पैसा लगा था, 8,35,500 फर्स्ट ईयर का इनकम, सेकंड ईयर का इनकम 8,87,340, सेकंड ईयर में तुमने लैंड को बेच दिया, तुमको पैसा मिला 33,75,000, मिला था कि नहीं, झूठ मत बोलो, इधर यहाँ पे 33,75,000 लैंड के, इसीलिए पहले ही कैलकुलेशन करा दिया, और ऑफिस कॉम्प्लेक्स से 3,75,000 मिला, ये सेकंड ईयर में मिला। तो सेकंड ईयर में 3 इनकम हुई, मतलब 46, 37, 340, सब यान में है, सब यान में, और फर्स्ट ईयर में इतना, जीरो ईयर में इतना। अब इसको क्या प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, सर कौन से रेट से लेके आएंगे, वही तो मेन बड़ा बड़ा खेल है। देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ छुड़वा दिया था, द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज जीडीआर इशू, अभी जो क्वेश्चन किया ना उसी के ऊपर है। ईच जीडीआर विल हैव 5 कॉमन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी अंडरलाइंग सिक्योरिटी विच, देखो एक जीडीआर में यहाँ पे 5 शेयर दिया हुआ है, और
विच आर करंटली ट्रेडिंग एट 200 रुपीज का पर शेयर चल रहा है, ठीक है। द डोमेस्टिक मार्केट, द कंपनीज आर करंटली पेड द डिविडेंड ऑफ 25%, अब भी पे किया 25%, अपने को एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए रहता है, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10%, ठीक है। तो डिविडेंड कितना आएगा, करंट डिविडेंड बता दो, मुझे करंट डिविडेंड बता दो, चलो करंट डिविडेंड बता दो। 25% ऑफ फेस वैल्यू कभी भी रहता है, फेस वैल्यू 10 है, तो 10 के ऊपर 25% कर दो, आ गया 2.5। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना हो जाएगा, ग्रोथ रेट जो ऐड हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड बताओ मुझे, 2.5 प्लस 10%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2.75। इतनी बात समझ में आती है क्या, ये सर इतनी बात समझ में आती है। अब टोटल इश्यू कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 1% ऑफ इश्यू साइज, इश्यू साइज का 1% तुम्हारा टोटल कॉस्ट है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट वाला मैं कैलकुलेशन करूं तो एक जीडीआर से तुमको 200 रुपया मिल रहा था क्या, हाँ 200 रुपया पर शेयर ट्रेडिंग एट, देखो एक से एक के हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ, और 5 के हिसाब से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड फिर ये इंटू 5 हो जाएगा, बट एक का डिविडेंड तो एक के हिसाब से कर लेते। देखो 200 रुपया है तुम्हारा पर शेयर है, ठीक है, यहीं पे कर लेते। देखो 200 रुपया पर शेयर है, 1% तुमको कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, जो भी तुम्हारा कॉस्ट लग रहा है, इशू एक्सपेंसेस लग रहा है, तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आ रहा है, हाथ में 190 आ रहा है, और तुम डिविडेंड कितना दे रहे हो, 2.75 दे रहे हो, तो 2.75 दे रहे हो 198 रुपीज़ के ऊपर, तो कितना पैसा दे रहे हो, 2.75 डिवाइड बाय 198 इंटू 100, 1.38%। ये तो डिविडेंड से कमा रहा है, प्लस ग्रोथ से कितना कमा रहा है, 10%, 10% ग्रोथ से कमा रहा है, ठीक है। ये 1.39 करते हैं, 888 है ना, 1.39, तो 11.39% आ गया तुम्हारा कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो ये कंपनी का कॉस्ट है, कंपनी को कम से कम इतना तो कमाना ही पड़ेगा सामने वालों को देने के लिए, तो इसी से यही तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब यही तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो इसी से तो पुल करोगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये यहाँ पे पुल करने के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि यान में अपन कैलकुलेट करना, तो यान वाले को, अब ये सब यान में इंडिया के, इससे इंडिया का अगर रहता तो 12% से कर लेते थे पुल, क्योंकि इंडिया का रेट दिया होता है इंटरेस्ट रेट, यान का देखने का, तो यान में से अभी इसको क्या करना है, पुल करना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने को देखना था, ठीक है। तो इसको अब पुल करो एट द रेट 11.39% से, तो अभी देखो यहाँ पे ऐसा करो, 1 रुपया तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1.1139 हो जाएगा, एट द रेट 11.39% अगर लगाओगे 1 रुपये के ऊपर, तो इतना, तो 8,35,500 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8,35,500 डिवाइड बाई 1.1139, 7,50,067 यही आ रहा है। तो इसको शॉर्टकट भी बताया, कितने बार बताया, इसी लेक्चर में बताया कि 8,35,500 डिवाइड बाई 1.1139 कर दो, ये आ गया 7,50,000। अब इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर, तो ये तीनों को साथ में लेके आ जाओ ना, तीनों सेकंड ईयर का अमाउंट है, तो 46,37,340 कैलसी में करो, डिवाइड बाई 1.1139, एक बार इक्वल टू नहीं, दूसरी बार इक्वल टू, क्योंकि 2 बार घींचना पड़ेगा, एक बार में इधर पे आएगा, सेकंड टाइम में यहाँ पे आएगा, 0th ईयर में आ जाएगा, तो आ गया 37,459, ठीक है। तो ये सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू है, या फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू है, और 0th ईयर में लग रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, तो 45 लाख लग रहा है, इतना पैसा तुमको इनफ्लो मिल रहा है, तो नेट तुम्हारा तो खर्चा नहीं है, लॉस है, तुम मतलब खर्चा मतलब ये लॉस है तुमको, नेट तो तुम निगेटिव में जा रहे हो, तो करना चाहिए क्या तुमको, ये करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, सब यान में कैलकुलेशन किया हुआ, ठीक है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा मान लो कि फर्स्ट मतलब जो पैसा जिस साल कमा रहे उस साइड हम लोग इंडिया में लेके आ जा रहे, ठीक है। मेरे को तो एक चीज आपको समझाऊंगा, पहले ये देख लो, इफ द फंड्स आर ट्रांसफर इन द ईयर इन विच सेम आर जनरेटेड, देखो 0th ईयर है, 0th ईयर में 45 लगा, अब इसको इंडिया में लेकर तो इंडिया का एक्सचेंज रेट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में इतना कमाए थे, सेकंड ईयर में इतना कमाए थे, देखो ना यहाँ पे 46, अभी यही मैंने इनफ्लो लिखा है अभी यहाँ पे, और कुछ अलग नहीं किया। अब इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। अब 45 लाख यान, एक यान इज इक्वल टू 9.5 करंट, ठीक है, तो इंटू कर दोगे तो आ जाएगा ये तुम्हारा 4,2750 लाख, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट ईयर का रेट क्या है, 9.61, सर यहाँ ये कहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे निकाला था 9.61, सेकंड ईयर में 9.85, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट ईयर के रेट से, फर्स्ट ईयर के इनफ्लो को, तो आ जाएगा INR में, सेकंड ईयर के इनफ्लो को सेकंड ईयर के, तो ये आ गया INR में, ठीक है। सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर जाओ, कौन से रेट से, 12%, क्योंकि इंडिया का रेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 12%, ठीक है। तो 12% से हमने खींच लिया इसको, यहाँ पे क्या हो गया, तो डिवाइड बाय 1.12 करोगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड बाय 1.12 दो बार करना तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में, तो आ गया पॉजिटिव। अब बोल रहा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, बताता हूँ। अब एक और एजम्पशन ले लिया ऐसे ने कि फंड को एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब जब बिजनेस बंद हो जाएगा ना, तब सारे पैसे एक साथ में लेके आ रहे हैं, ठीक है, बैंक में रखा है वहां पे भर के, 0th ईयर में 45 लाख निगेटिव है, एंड ये बोल रहा है ये वाला इनफ्लो 8,35,500 और ये वाला इनफ्लो, ये दोनों को ऐड करके साथ में लेके आ रहा है, तो ये दोनों को चलो ऐड कर दो, 54,72। अब एक्सचेंज रेट सेकंड ईयर का डायरेक्ट यूज करो, फर्स्ट ईयर का कुछ काम का नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ होने वाले नहीं है, पैसा वहां जमा हुआ है, ठीक है, 9.85
मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इसको डायरेक्ट खींच लो यहाँ पे, डिवाइड बाय 1.2, 1.12 दो बार करना, ये आ जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है 2,24,700। अब मुझे एक बात समझ में है, बिजनेस करने बैठे कि यहाँ पे एक्सचेंज एक्सचेंज का गेम खेलने बैठे, ये कमा किसमें रहा है, एक्सचेंज रेट में ही कमा रहे। यहाँ पे तो ऐसा ने लिखा है क्लियरली कि रूपी अपना डाउन गिर गया, इसके लिए अपन लोग ने कमा लिया। यहाँ पे एक्चुअल में देख लो ना भाई, तुम चाइना में इन्वेस्ट करने गए हो ना, चाइना में गए हो ना, तो यहाँ पे चाइना तुमको लॉस हो गया। अब तुम इस लॉस को कैसे प्रॉफिट में लेके आ गए भाई साहब, सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से, ये एक्सचेंज रेट की वजह से तुम लेके आ गए प्रॉफिट में इसको। तो तुम एक्सचेंज रेट देखो यहाँ पे 9 अपना 1 रुपीज खरीदने के लिए पहले 9.5 यान देना पड़ता था, अब 1 रुपीज खरीदने के लिए 9.6 और 9.8। चाइना वाली करेंसी स्ट्रांग बन रही है, इसके लिए चाइना का अमाउंट यहाँ पे आके ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो तुम ये जो प्रॉफिट में आ गया ना, पहले बिजनेस तुम्हारा लॉस में था, यहाँ पे तुमने बोला कि प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, अब सेम अमाउंट सेम ही इनफ्लो कर लिया है और आईएनआर में कन्वर्ट किया था, बोलता है प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। ये सब क्या फालतू करी है, ये क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अरे प्रोजेक्ट कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अब लिखा ऐसे ना लिख देना कि हाँ ठीक है, बट बिकॉज ऑफ रूपी गिर गया अपना, चाइना करेंसी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया देखो ना, यहाँ पे 1 रुपीज पहले एक यान खरीदने के लिए 9.5 रुपीज देना पड़ता था, अब 9.667 फिर 9.85, तो ज्यादा रुपीज देना पड़ रहा है ना एक एक चाइना करेंसी। चाइना बढ़ रहा है, अपन गिर रहे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, डन हो गया, इसमें कुछ था नहीं, बस सिंपल सा था ना, इसमें दो रेट निकाल लिया, फिर उसका ईयर 1 ईयर 2 का कैलकुलेशन कर लिया, बाकी तो आपको पता है। और ये दो चीज अलग से थी, लैंड का एक अलग से एट द एंड ऑफ ईयर आएगा पैसा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स का एट द एंड ऑफ पैसा आएगा, ठीक है। तो डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ना अपने आप में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, 1 घंटा लगेगा उसको, ठीक है। अब ये रिवीजन लेक्चर में इसको कवर नहीं करना, अलग से डाल दूंगा, नहीं तो रिवीजन लेक्चर ही 5 घंटे का हो जाएगा। तो इसके लिए ये दोनों क्वेश्चन को मैं अलग से कवर करा दूंगा आपको। अभी यहाँ पे ये आपका रिवीजन आईएफएम का डन करते बंद करते, एक बार ट्राई भी करोगे ना, सिंपल है, कुछ है नहीं, आप कर लोगे उसको, इतना सब कुछ बता दिया ना, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे, बट फिर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब इसको यहाँ पे डन करते हैं। और यस, लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, और तो कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के आ जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।